गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ब्लैक होल। और मैं सबसे पहले तो आपसे पूछना चाहूँगी कि टॉपिक आपने देख लिया था, द एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, अनस्पोकन पेन, तो क्यों सोचा अटेंड करने के लिए? माइक दे दीजिएगा, थैंक यू। क्या क्या ख्याल आया था टॉपिक देख के और क्यों सोचा था कि ये अटेंड कर लेना चाहिए? अच्छा, अपना चाइल्डहुड याद है, थैंक यू, वेरी गुड। एनीवन एल्स? माइक ले लें वरना ऑनलाइन लोगों को आपकी आवाज़ नहीं जाएगी, तो माइक में इसलिए बात करें जी। जैसे कि हम लोगों को भी अपनी सिमिलर कोई ना कोई मेमोरीज मैच हो जाएंगी, किसी का एक्सपीरियंस हमसे मैच हो जाएगा तो रिकॉल हो जाएंगे मेमोरीज चाइल्डहुड। ठीक ठीक, थैंक यू, वेलकम जी, वेलकम। एनीवन एल्स? कोई ख़ास वजह आज का सेशन अटेंड करने की? आई डू थिंक एक तो मैंने स्पीकर की वजह से अटेंड कर रहा हूँ, नंबर वन, नवाजिश। and second is that like me myself is a psychologist, Okay, so I know that does this mean unspoken pain, Thank and you. obviously that pain has meaning for life, यस, so that's why. थैंक यू। पीछे एक, थैंक यू, अभी पीछे। Because I am Nilofer Jaffrey. I'm sorry, मैंने पहचाना See नहीं। you and meet you. Thank you so much. Thank you for coming. She's my mother's friend. Thank you so much. और मैं जब US में थी तब इनसे रब्ता हुआ और हमने कहा था कि जब मैं वापस आऊँगी तो हम मिलेंगे। I'm so grateful you are here. Thank you. Thank you so much. Thank you. जी बेटा। जी, मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से है और मैं बलोच फैमिली से बिलोंग करता हूँ। वाओ। तो मेरी फैमिली के अंदर जो है बहुत सारे लोगों की बिलो 15 एज में शादी होती है, मैरिज वगैरह। तो मैंने अभी देखा था कि एक उसके अंदर 16 साल की बच्ची थी, मेरी अपनी रिश्तेदार है दूर की, उसके जो शौहर थे वो फौत हो गए थे करंट लगने से। तो अभी उसके 2 बेटियाँ, तो उसने अभी खुद को नहीं संभाला, तो वो अभी 2 बच्चों का बोझ भी लेके चल रही है और बेवा भी है इस वक्त, और भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो उसको मैंने जो समझा उसको मैंने कहा कि सुन लूँ यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग अस। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं बेसिकली स्वीडन में बेस्ड हूँ। ओके। मैं मदर ऑफ 2 डॉटर्स। सो मैं थोड़ा सा आजकल चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में थोड़ी रिसर्च भी पढ़ती रहती हूँ। इधर पाकिस्तान में भी थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए हाउ थिंग्स आर सब, तो इसलिए मेरा मेन पर्पस था यहाँ पे आने का आज। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। प्रेजेंटेशन लगा देंगे। मैं उतनी देर में जब तक ये प्रेजेंटेशन लगाते हैं तो मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम अफशा हुमा है और मेरी फ़र्स्ट स्पेशलाइजेशन साइकोलॉजी थी। वो जो आपकी फ़र्स्ट स्पेशलाइजेशन होती है वो आपकी पहली मोहब्बत होती है, और उसके बाद आप जितने मर्ज़ी और रिलेशनशिप्स बना लें लेकिन वो पहली मोहब्बत आपके दिल से नहीं जाती। तो साइकोलॉजी मेरी पहली मोहब्बत थी। उसके बाद मैं एजुकेशनल प्लानिंग, पॉलिसी स्टडीज़, लीडरशिप इन फील्ड्स में आगे चलती गई। मेरा जो PhD था अराउंड 11 years ago, वो प्योरली एजुकेशनल प्लानिंग, करिकुलम प्लानिंग और उसमें क्रिटिकल थेरी और क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर था। 10 साल में ज़्यादा काम भी मैंने क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल पेडागॉजी के ऊपर किया। लेकिन होता ये था, मेरा फोकस ज़्यादा रहता था सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड अंडरग्रेड लेवल। तो जब हम क्रिटिकल पेडागॉजी पे लेके जाते हैं तो क्रिटिकल पेडागॉजी में डिबेट है ना, और उसकी हर स्टेज में डिबेट है। तो आई यूज़ टू नोटिस कि सर्टेन पॉइंट से आगे लोग एग्रेसिव होना शुरू हो जाते हैं। और जिनको मैं लोग कह रही हूँ वो कौन है? वो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, या वो अंडरग्रेड लेवल के स्टूडेंट्स हैं, या बहुत हद है तो वो मैट्रिक 9th-10th के O लेवल के स्टूडेंट्स। और वो बाकायदा एग्रेसिव हो जाते हैं और एक लेवल से आगे वो या तो गुफ्तगू बंद कर देते हैं या वो हार्श हो जाते हैं, और फिर टीचर के पास एक ही स्ट्रैटेजी है कि बंद कर दो और लेक्चर मोड में वापस आ जाओ। तो वो मुझे कहते थे, बार बार ये चैलेंज सामने आता था कि ये नहीं चलेगा, ये पाकिस्तानी क्लासरूम्स में क्रिटिकल पेडागॉजी ऐसे नहीं हो सकती और क्रॉस टॉक नहीं हो सकती। और फिर मैंने पाकिस्तान के लिए एक क्रिटिकल पेडागॉजी डिज़ाइन की जिसमें एक साइलेंस रखा कॉन्शियस एफर्ट के साथ
कि फर्स्ट राउंड में साइलेंस रहेगा, पीपल विल ओनली बी राइटिंग ऑन पेपर्स, और फिर सेकेंड राउंड में वो पेपर रोटेट होगा एक दूसरे की, राइटिंग देखेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, राइट, एंड देन they will go into deep reading and then reflecting and then they will come back, तो शायद वो आर्ग्यूमेंट और काउंटर आर्ग्यूमेंट कर पाएंगे. लेकिन ये करते हुए मुझे बड़ी तकलीफ हो रही थी कि मुझे ये क्यों करना पड़ रहा है. Why am I creating another type of silence in classroom, जबकि आगे ही हम उसको क्रिटिक कर रहे हैं कि यार क्लासरूम में से साइलेंस को ख़त्म करो. तो मुझे वहाँ से मेरा पोस्ट डॉक का रिसर्च क्वेश्चन बिल्ड हुआ कि व्हाट हैपन्स बिफोर टीनेज दैट ब्रिंग्स सो मच एग्रेशन इनटू देयर पर्सनैलिटीज़, एंड व्हाट हैपन्स विद द टीचर्स एज वेल, क्योंकि टीचर्स भी तो इसी मुआशरे में पल के बड़े हो रहे थे ना. तो ज़्यादातर जो स्टोरीज़ मेरे पास आई ड्यूरिंग माई रिसर्च वो टीचर्स की हैं, लेकिन वो साथ बच्चों की भी स्टोरीज़ बताती हैं. क्यों? क्योंकि वो टीचर्स डायरेक्ट इंटरेक्शन में हैं बच्चों के साथ. इसको मूव करते जाएंगे या मुझे वो दे दें क्लिकर है, दे दें. तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था. सो व्हेन आई स्टेप्ड इनटू माय पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च लास्ट ईयर जनवरी, मार्च एक्चुअली, जनवरी में कुछ काम यहाँ करके फिर मैं मार्च में गई थी. तो मेरी रिसर्च के 3 हिस्से हैं. ये पहला हिस्सा है जो मैं आज शेयर कर रही हूँ, and this is about adverse childhood experiences by the age of 12. क्या चीज़ें हैं और किस तरह से हैं, और इसमें हम ज़्यादा इंटरेक्टिव रखेंगे, आपसे भी शेयरिंग लेंगे, और जो उन स्टोरीज़ में से थीम्स ड्रॉ हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. लोगों की पर्सनल स्टोरीज़ हैं तो हम पर्सनल डिटेल्स में शायद कम जाएंगे, लेकिन उसमें से जो थीम्स ड्रॉ हुए हैं उस पर हम ज़रूर बात करेंगे. ये बेसिकली मेरे पूरा जो पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च है उसके पीछे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जोहान गाल्टुंग हु वाज अ नॉर्वेजियन, और इन्होंने 1960s से लेके 2024 तक, मैं मार्च में गई थी, फरवरी 2024 में इनकी डेथ हुई है. इन्होंने प्योरली पीस पर काम किया, और इनकी एक बुक है पीस एजुकेशन इज़ नॉट जस्ट करिकुलम. तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, और वो स्ट्रैटेजीज़ बताती है और वो ये सब चीज़ें बताती है. इनका ये जो फ्रेमवर्क है, इसको सिर्फ मैं क्विकली आपके साथ शेयर करके आगे चली जाऊंगी कि दुनिया में ज़्यादातर पीस पे जो काम हो रहा था पहले, जो UN भी कर रहा था और बाकी भी कर रहे थे, उसको इन्होंने लेबल किया कि दैट इज़ नेगेटिव पीस. वाई नेगेटिव पीस? क्योंकि आप फोर्स से ही पीस लाने की कोशिश कर रहे हैं. आप कोई भी दंगा फसाद हो, कोई एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस हो, कोई वॉर हो, तो आप पावर से और फोर्स से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं. तो उन्होंने कहा कि ये पीस मेकिंग हो सकती है, इससे आप पीस कीपिंग भी कर सकते हैं, पीस बिल्डिंग नहीं कर सकते. पीस बिल्डिंग के लिए आपको इस डॉटेड लाइन से नीचे वाली चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, एंड दैट इज़ सोशल एंड स्ट्रक्चरल पीस, जो आप घरों में, नेबरहुड में, इंस्टीट्यूशंस में डेवलप करेंगे. तो फिर वो पीस बिल्डिंग होएगी, और उससे जो पीस डेवलप होगा वो पॉजिटिव पीस है. इनकी इस थ्योरी के बाद UN ने भी अपनी वेबसाइट पे पीस की डेफिनेशन बदली थी. एक ये थ्योरी बैकग्राउंड में, और एक 1998 से मेरी फेवरेट थ्योरी है और अभी भी है, वो है एरिक एरिक्सन की साइकोसोशल डेवलपमेंट, राइट. और इसकी जो पहली 4 स्टेजेस हैं, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, प्री स्कूल एंड स्कूल एज, ये मेरा फोकस रहा ड्यूरिंग द होल रिसर्च कि इसमें क्या होता है, कैसे होता है, और पर्टिकुलरली पाकिस्तानी सिनेरियो में क्या हो रहा है. एंड देन वी वेंट इनटू पेडागॉजी एंड ऑल. ये थोड़ा सा डेटा है, उसके बाद हम थीम्स पे आते हैं. ये तमाम वेबसाइट्स जिनको यहाँ कोट किया गया है, सिवाय इन 2 स्टडीज़ के जो 2023 की हैं, बाकी तमाम रेफरेंसेस 2024 के हैं, जो उस वक्त जब मैं US में थी तो उनकी वेबसाइट पे जो डाटा अवेलेबल है. 22.8 million children are out of school as per UNESCO's data 2024. Stunting prevalence is 44%. Wasting is 10.5. Underweight
at 31.6, ये NIH पाकिस्तान का डेटा है. Pakistan ranked 6th globally in early age marriages. 3.3 million children in Pakistan are involved in child labor. 60% of the children under 14 years age suffer physical punishment in one way or the other. It is reported that 0.55 million children face direct abuse or violence. ये एक इलाके में की गई स्टडी में से एक डेटा है. और an average of 12 children per day or 1 every 2 hours were subjected to sexual abuse in Pakistan. ये रिपोर्ट्स जब मैं पढ़ती थी और मैं इनको लिखती थी, मैं इनको अपने लिए एज डाटा यूज़ करती थी. सबसे पहली चीज़, मैं मार्च में गई तो 2024 में एक बुक पब्लिश होती है सैन फ्रांसिस्को के एक साइकेट्रिस्ट की, एंड द बुक नेम इज़ द वल्नरेबल माइंड्स. एंड दैट बुक, द पर्सन इज़ न्यूरो साइंटिस्ट, और वो स्टडी को बहुत सारे यूएस के डिस्ट्रिक्ट्स की स्टडीज़ को इकट्ठा करके एनालाइज कर रहे हैं, और ही हिमसेल्फ इज़ अ जेनेटिक साइंटिस्ट. और वो देख रहे हैं कि जब ये सब कुछ होता है तो 3rd जनरेशन तक अगर इसी तरह के एक्सपीरियंसेस होते रहें तो फिर अगली जनरेशन्स के जेनेटिक्स में वो चीज़ें कैसे ट्रांसफ़र होती हैं. तो इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टेक्स्ट बट वेरी पेनफुल. दुनिया में जो, और उनकी बुक में भी जो कैटेगराइजेशन है ACEs की, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की, वो 2 बेसिक categorizations हैं, direct and indirect. So this framework is given by me after my research. और इसमें मैंने ये किया कि पाकिस्तानी सिनेरियो में मैंने इसको पहले 2 कैटेगराइजेशन ये की कि एक है जो इंडिविजुअल बच्चे का एक्सपीरियंस होगा, और इंडिविजुअल के केस में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कैसे होगा, और दूसरा है जो सोसाइटी में लार्जर लेवल पे हो रहा है और उसमें बच्चे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे उसको एक्सपीरियंस करें. ये अभी जब आप आगे इसकी टाइप्स देखेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी. एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस कहते हैं कि इसको हैं अ सिंगल बट स्ट्रॉन्ग ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस, जो कि ज़िंदगी में एक दफ़ा भी हो सकता है, लेकिन अगर वो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है या वो बहुत स्ट्रॉन्ग इवेंट था तो भी वो एडवर्स एक्सपीरियंस ही कहलाएगा. क्यों? क्योंकि उसका इम्पैक्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग आएगा और वो ट्रॉमा दे देगा. अभी हम आगे ट्रॉमा भी देखेंगे कि क्या है. हाउसहोल्ड, नेबरहुड, स्कूल्स एंड एनी अदर सोशल प्लेस में कंटेन एलिमेंट्स ऑफ वायलेंस, अब्यूज़ एंड एग्रेशन. जब ये तमाम जगहें इस तरह के एलिमेंट्स कंटेन करती हैं तो उसमें द वल्नरेबल माइंड्स एंड बॉडीज़ मैं ऐड करूँगी, दे आर सर्वाइविंग इन दोज सिनेरियोज. Any type of adverse childhood experiences with its timing, duration, intensity and toxicity can influence the child's personality and the effects remain with them for a very long period of time. सबसे पहले हम इंडिविजुअल इनडायरेक्ट की बात करते हैं. इंडिविजुअल इनडायरेक्ट से मुराद ये है कि एक बच्चा यानी इंडिविजुअल अपने घर में या अपने आसपास जो चीज़ें होती हुई देख रहा है उसके साथ नहीं हो रहा, ये वाली जो कैटेगरीज हैं, इसलिए इनडायरेक्ट है, लेकिन वो ऑब्जर्व कर रहा है, एंड ऑब्जर्वेशन इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस. तो डोमेस्टिक वायलेंस, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स अप इज़ डोमेस्टिक वायलेंस. अगर एक बच्चा एक ऐसे घर में पल रहा है जहाँ पर वो डोमेस्टिक वायलेंस होते हुए देखता है. अब इसमें थोड़ी सी मैंने डिटेल्स जो लिखी हैं पाकिस्तानी सिनेरियो में. इंटरनेशनली व्हेन वी यूज़ द वर्ड डोमेस्टिक वायलेंस तो उससे मुराद है कि मियाँ बीवी का आपस में फिज़िकल एब्यूज़ होना और वायलेंस होना. मैंने जब वो कहानियाँ पढ़ी हैं तो उसमें से कुछ चीज़ें मैंने ये डाली हैं कि जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो बाज़ दफ़ा चचा ताया अबू भी लड़ रहे हैं
और फिजिकल वायलेंस कर रहे हैं. तो इवन दैट इज़ एट डोमेस्टिक लेवल, जो कि ज़रूरी नहीं है कि बाकी दुनिया के बच्चे एक्सपीरियंस कर रहे हो. तो इनडायरेक्ट है, इंडिविजुअल बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा है. डिसफंक्शनल होम्स आर डिफरेंट फ्रॉम डाइवोर्स्ड एंड सेपरेटेड. डिसफंक्शनल होम्स का मतलब ये है कि रहते इकट्ठे ही हैं, लेकिन एक नेगेटिव रिलेशनशिप है और मुस्तकिल एक जो है वो तनाव है. और उसमें बहुत सारे घरानों में माँ बाप अपने कमरे सेपरेट कर लेते हैं और बच्चों के साथ रहते हैं. एंड एट अ सर्टेन एज, when there was a story, at a certain age when the girl goes to a friend's house and she sees कि उसके माँ बाप का कमरा एक है, and she comes back and she asks the mother कि आप क्यों अलग कमरों में सोते हैं. तो उसको वहीं पे चुप करवा दिया जाता है कि ये तुम्हारे सोचने की बात नहीं है. So a dysfunctional home in which people are living together but they are actually separated. And then it's not just separating bedrooms, it's also about a continuous conflict in the home environment. तो ये बिल्कुल एक अलग डायनामिक है सेपरेटेड या डिवोर्स्ड से. सेपरेटेड या डिवोर्स्ड पेरेंट्स की सूरत में द चाइल्ड हैज़ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस. बाज़ जगहों पे ये है कि मुझे तो ख़बर ही नहीं थी, अर्ली चाइल्डहुड में तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरा कोई बाप भी है या मेरी कोई माँ भी है. और बाज़ जगहों पे ये है कि फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड ही मुझे बताया गया था कि मेरा बाप एक बहुत बुरा इंसान था. सो आई नेवर इवन टॉक्ड अबाउट माई फादर, आई नेवर इवन वॉन्टेड टू टेल पीपल हिज नेम. तो वो सेपरेटेड या डिवोर्स्ड सिनेरियोज़ में बिल्कुल और तरह का ट्रॉमा है. और तीसरा है, फोर्थ वन है, जहाँ पर माँ बाप में से कोई एक या किसी बहुत शदीद बीमारी में चला जाए या उसकी डेथ हो जाए. तो बच्चे को बहुत देर तक पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में, हाउस होल्ड एनवायरनमेंट में अनपैक नहीं किया जाता इन चीज़ों को, उससे बात नहीं की जाती और वो इमेजिनरी स्टोरीज बिल्ड कर रहा है. और जब उसको एक स्टोरी ये थी कि उस बच्चे को जब स्कूल में पूछा जाता था या मदर पे मजमून लिखना होता था, तो उसकी माँ ट्यूमर पेशेंट थी और वो अपनी माँ को देखता था, उसकी एक बॉडी एक साइड स्वेल हुई भी थी और उसको नहीं पता था कि क्या मसला है. तो वो अपनी खाला के बारे में मजमून लिखता था. तो वो सारी पिक्चर जो एसेज में देता था और जो अपनी नैरेटिव में देता था, वो माँ की नहीं देता था, वो खाला के बारे में बातें करता रहता था. और उसने कहा कि मैंने काफ़ी देर बाद जाके इस फैक्ट को एक्सेप्ट किया था कि ये मेरी माँ है, वो जो खाला मेरी टेक केयर कर रही है वो मेरी माँ नहीं है. बट सो मैनी ईयर्स ऑफ हिज लाइफ वर लाइक दैट. इंडिविजुअल इनडायरेक्ट ही में यहाँ जब मैं पहुँचती हूँ तो आई वुड लाइक टू लिसन टू यू एज वेल. आपके ख्याल में, और मैं ब्रेक लेती हूँ, आपके ख्याल में साइकोलॉजिकल इलनेस इन द फैमिली, ड्रग अब्यूज़ या अल्कोहलिज्म, और आखिरी पे हम ठहर के बात करते हैं, पहले ऊपर वाले दोनों पे बात करते हैं. हाउ मच डू यू थिंक इट प्रिवेल्स इन पाकिस्तान? एनीबडी वांट्स टू कमेंट अपॉन इट? आपको ऐसा क्यों लगता है? Because I think as somebody who struggles with anxiety, when I speak to other people, there's so many people who are going through somewhat, similar experiences, but they're just too hesitant to accept the fact, that they can go through something, because there's so much stigma around this thing, and then, lack of awareness as well. There's so many people do not even understand that they are going through something which is, a proper mental health diagnosis that can be, So I think lack of awareness is one thing, stigma, shame, all of these things. And, my therapist once said this thing, a lot of people in therapy because of the people who should be in therapy. So I think when people around us are going through something, जिसके लिए उनको help चाहिए होती है but वो नहीं लेते हैं, तो the people around them, they are affected to a point, especially वो minors हों या उनके अपने बच्चे हों. So I think that is something that can be, really disastrous for children in the long run. Thank you. Anyone? जी मैम. हमारी फैमिली में स्पेशली
पेरेंट्स के और औलाद के बच्चों के दरमियान इतना ज़्यादा साइकोलॉजिकल गैप होता है कि बच्चे वो अपनी बातें शेयर नहीं करते ठीक पेरेंट्स से। ठीक इसकी वजह से इतना ज़्यादा उनका जो बिहेवियर होता है वो डिस्टर्ब बिहेवियर का शिकार होते हैं। अगर छोटे छोटे इंसिडेंट्स पेरेंट्स इतने ज़्यादा उनके करीब आएँ, उनके साइकोलॉजिकल जो बैरियर्स हैं उसको समझने की कोशिश करें, तो ये मसाइल बहुत ज़्यादा ख़त्म हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल बैरियर्स की वजह से Thank you. साइकोलॉजिकल डिफरेंस पैदा होते हैं। थैंक यू। जो स्टोरीज़ मेरे पास थी उसमें से कुछ स्टोरीज़ में दो स्टोरीज़ में ये था कि मेरी माँ अपने मुंह पे थप्पड़ मारती थी। नाउ फॉर दैट चाइल्ड दे कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन, दे ओनली न्यू मेरी माँ अपने मुंह पे थप्पड़ मारती थी जब वो गुस्से में आती थी, not knowing that this is a psychological illness going on with the mother. और किसी ने भी कंसिडर नहीं किया कि ये साइकोलॉजिकल इलनेस है, और उस बच्चे ने इसको एज अ नॉर्मल बिहेवियर लिया है कि अच्छा जब गुस्से में आना है और जब चिढ़ना है तो खुद को मारना है. सो any kind of, this is one example, any kind of psychological illness in the family and the child is living in the same household, क्योंकि फैमिली उसको आइडेंटिफाई नहीं कर रही साइकोलॉजिकल इलनेस, तो बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता ना. बच्चा तो उसको एज अ नॉर्मल बिहेवियर लर्न कर रहा है. द वन लाइनर दैट आई से ऑलवेज इज, एज सून एज द चाइल्ड कम्स इन टू द वर्ल्ड, वो ऑब्जर्व कर रहा है, लर्न कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, लर्न कर रहा है फ्रॉम डे वन. इसलिए कहते हैं इसकी स्माइल बिल्कुल बाप जैसी है, उसने सीखा ही बाप से स्माइल करना है. जीन्स भी होंगे, लेकिन वो जब कहका मारना सीख रहा होगा तो उसको बाप की या माँ की या चचा की या मामू के कहके की आवाज़ भी आती है. तो उस बच्चे के लिए जिसके घर में कोई साइकोलॉजिकल इलनेस है, अननोइंगली वो नॉर्मल पैटर्न ऑफ बिहेवियर होता चला जाता है. ड्रग अब्यूज एंड अल्कोहलिज्म पे मैं दोबारा वही फिक्रा जो आपने शुरू में कहा था, ये उस हद तक है जिस हद तक हम मानना नहीं चाहते, लेकिन उससे होता क्या है कि अ चाइल्ड इन द होम लिविंग विद दोज एडल्ट्स हु आर अल्कोहलिक या ड्रग अब्यूज कर रहे हैं, वो उनके पैटर्न देख रहा है बिहेवियर्स के, और फिर वो एग्रेसिव होते हैं, फिर वो मारपीट होती है, फिर वो तीन तरह के एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की लेयर्स निकली कि इस बच्चे के साथ एक एसी नहीं था, इस बच्चे के साथ 3-4 एसीज थे, और फिर इसकी ये पर्सनालिटी डेवलप हो रही थी. आखिरी जो ऐड किया, वो जब मैंने ऐड किया तो मेरे प्रोफेसर ने भी मुझे कहा कि हाँ, आई डिड नॉट थिंक अबाउट इट. पढ़ के कुछ अंदाज़ा हो रहा है आपको ये क्या है. फॉर अ चाइल्ड who is growing up in an environment where criminal behaviors are normalized, उसको पता है, for instance, उसको पता है कि मेरा बाप चोरी करता है, उसको पता है कि मेरी माँ को भी पता है, उसको पता है कि मेरी दादी को भी पता है. तो इसका मतलब है कि माँ, दादा, दादी, मैं, हम सब के लिए दिस इज़ फाइन. क्यों? क्योंकि वो मेरी खातर खाना लाने के लिए चोरी करता है. सो दिस इज़ अ नॉर्मलाइज्ड थिंग. ये एक चोरी की मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया. दिस कैन बी एनी काइंड ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर. साडा पुत्र बदमाश है, एदे अगे कोई बोल नहीं सकता है, चपेड़ा मारदा है, मेरे घर में था, राइट? और वो सबसे फेवरेट बच्चा है. तो मैं जो घर का छोटा बच्चा हूँ, मैं कहूँगी अच्छा ऐसा बनना होता है. और क्योंकि मैं ऐसा नहीं बन पा रही, तो मेरी डिसेबिलिटी है. क्योंकि नॉर्मल बिहेवियर तो वो है, मैं अब नॉर्मल हूँ, और इसके साथ बच्चा बड़ा होना शुरू हो जाता है. जी, श्योर सर. पहला और तीसरा है ना,
it is my own opinion, it can be right or wrong. जी They are more general. I mean कि इनकी फ्रीक्वेंसी और प्रेवलेंस ज़्यादा होगी बहुत ज़्यादा सोसाइटी जी में. बिल्कुल ऐसा है। जो सेकंड वाला जी है, बिल्कुल इसमें एक तो ना पैसा इन्वॉल्व है, ठीक है तो कुछ कट लग गया. ओके Then it is for certain segments of the society, there might be certain segments, might be, जो relatively low होंगे या no होंगे इसमें. तो do you see this bifurcation? जो स्टोरीज हमारे पास हैं जिनको हमने एनालाइज किया है, अभी हम आगे जाएंगे सोशल उसके ऊपर, ये अभी इंडिविजुअल डायरेक्ट है. जब हम सोशल डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पे जाएंगे तो सर ज़्यादा दूर नहीं जाते, रावलपिंडी में लाल कुर्ती से आगे चले जाते हैं. हर दूसरे घर में है, या ड्रग एब्यूज़ है या अल्कोहलिज्म है, और वो कोई एफ्लुएंट फैमिलीज नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी. हाँ इस्लामाबाद में हम देखते हैं तो हमें लगता है कि अच्छा ये कोई याशी की चीज़ है. जो F7, F6, हाँ. G7 इस साइड पे जितनी भी आबादियां हैं कच्ची, अगर हम उस साइड पर देखें तो हर दूसरे घर में क्या हर एक घर में कोई एक या दो लोग ऐसे होते हैं जो ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, जो रेगुलर रात को ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक करके आते हैं, उनके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं एंड और बाय द टीन एज माओ के लिए या किसी के लिए भी रोकना मुश्किल है उस बच्चे को, क्योंकि वो कहता है कि अब अभी तो रोज़ पी के आता है, राइट. तो इसमें हमें वो वाली नहीं मिली, क्लासिफिकेशन नहीं मिली कि हम कहें कि ये सिर्फ एक क्लास में है या उसमें है. जी श्योर. एक चीज़ मैं मेंशन करना चाह रहा था, वो ये कि मैंने यूएस में पढ़ाया तो वहाँ काफ़ी एक चैलेंज्ड या डिसएडवांटेज डेमोग्राफिक ग्रुप. बिल्कुल. तो वहाँ जब कुछ आई थिंक सर्वे किया तो पूछा कि जी आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, तो वहाँ अक्सर बच्चों ने लिखा फॉर फादर जेल, प्रिजन. जी बिल्कुल, जी बिल्कुल. तो मुझे एक चीज़ मतलब मैंने सोचा कि चलें दिस में बी द केस, लेकिन ये लिख रहा है, ये छुपा नहीं रहा. तो मुझे और यहाँ अगर ऐसा हो तो मेरे ख्याल में लोग छुपाएंगे. तो मुझे मैंने ये सोचा कि वो एक बेहतर स्टेज है कि आप डिनाई नहीं कर रहे या आप छुपा नहीं रहे, आप उसको एडमिट कर रहे हैं और कम्युनिकेट कर रहे हैं. और ये चीज़ हमारी सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें छुपाने से, गिल्ट फील करने से, वो इतनी नीचे होती हैं कि उनको खोद के ऊपर लाएंगे तो कुछ करेंगे. मुझे रिसेंटली किसी ने कहा कि इस पे क्यों बात कर रही हो, मैंने कहा इस पे बात ही तो नहीं हो रही. और जब इस पे बात नहीं हो रही और ये सरफेस पे नहीं आएगी ये वाली रियलिटी, तो ट्रीट कैसे होगी. ठीक है, अगर आप रोज़ाना कहेंगे मुझे सर में दर्द रहता है, लेकिन आप टेस्ट नहीं करवा रहे और आप कह रहे हैं बस ठीक है पेन किलर ले लेंगे ठीक हो जाता है, लेकिन रोज़ाना दर्द रहता है इज़ रियलिटी जिसको आप डिग डाउन नहीं कर रहे कि क्यों दर्द रहता है. हाँ, तो ये थैंक यू सो मच. जिन लोगों के साथ मैं काम कर रही थी वहाँ पे, वो स्कूल सिस्टम्स ही के साथ काम कर रहे हैं और वो इन स्केल्स को, और इंटरेस्टिंगली अभी आप आखिर तक जाते जाते देखेंगे जहाँ मैं काम कर रही थी वहाँ 10 ACEs का स्केल है, 10 जिसके ऊपर वो बच्चों को असेस करते हैं. And the one that I'm making after this analysis is 21 ACEs relevant to Pakistani society. और अगर ये स्केलिंग नहीं होगी, अगर इसकी मेजरमेंट नहीं होगी, अगर बच्चों की कॉन्टेक्स्ट को असेस ही नहीं किया जाएगा, तो वी नेवर नो कि इस बच्चे के साथ क्या चल रहा है. हम उसको भी वैसे ही, एक तो हम पनिश करने में वैसे ही बड़े शेर हैं, तो हम उसको भी वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे हम किसी भी और बच्चे को ट्रीट करें, और हमें पता ही नहीं है कि वो ऑलरेडी किसी ACE से गुजरा है. जी डॉक्टर साहब, मैं आई वांट टू मेंशन वन थिंग. आई डू थिंक दैट कि जो सिर्फ फैमिलीज ही डेविएंट, एबनॉर्मल, एटिपिकल बिहेवियर को स्टैंडर्डाइज नहीं करती, सोसाइटीज़ भी करती.
और सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट में बहुत से इस तरह के बिहेवियर्स हैं जो कि उस सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में वो एबनॉर्मल नज़र नहीं आते जब तक कि आप उसको किसी दूसरे लेंस से ना देखना शुरू करें। मुझे एक रिसर्चर की बात बड़ी अच्छी लगी थी जब वो हमारे लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कॉन्फ्रेंस पे आए हुए थे। तो मैं एथनोग्राफिक रिसर्च की बड़ी कायल हूँ कि ट्रैवल करें और फिर स्टडी करें और ट्रैवल। तो उन्होंने कहा कि हाँ, ट्रैवल करना और स्पेशली मुल्क से बाहर ट्रैवल करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज देन यू हैव अ कंप्लीट लुक ऑफ द होल कैनवस। जब आप दूर खड़े होकर देखते हैं ना, करीब खड़े होकर आपको पूरी तस्वीर नज़र नहीं आ रही होती। तो ट्रैवल करें और फिर वहाँ खड़े होकर मुड़ के देखें कि अच्छा ये तस्वीर बनती है हमारी सोसाइटी की पूरी। ठीक है, ओके जी। ये अब शुरू होता है डायरेक्ट इंडिविजुअल एसीज। वो थे इनडायरेक्ट कि घर में ये सब कुछ हो रहा है और बच्चा देख रहा है। नाउ दिस इज एक्चुअली द अनस्पोकन पेन। ये डायरेक्ट है और एक बच्चे के साथ डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज निग्लेक्ट। एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग, प्लीज। How does neglect become an adverse childhood experience? जी, please, go ahead. हेलो, मैं जो इसमें ऐड करना चाहूँगा निगलेक्ट में कि जहाँ पे सिबलिंग्स होते हैं घर में, तो जिस तरह से 5 उंगलियाँ हाथ की बराबर नहीं होती, तो उनकी अपनी कैपेबिलिटीज़ भी होती हैं। कुछ इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, कुछ सोशली होते हैं और कुछ एकेडमिकली। लेकिन अगेन बात वही आती है जो पेरेंट्स की वो अनअवेयरनेस है, ख़ासकर पाकिस्तान में। तो वो क्या करते हैं, एक स्केल को स्टैंडर्ड बनाते हैं और सब पे लागू कर देते हैं। तो वो फिर वो जो पे अभी स्ट्रगल कर रहा होता है, तो वो उसकी वजह से क्या करते हैं, उसको इम्प्रूव करने के बजाय वो जुल्म ये करते हैं कि वो बच्चे को जो है ना, वो एक किस्म का आप कर बहुत सी चीज़ें जिनमें निगलेक्ट भी आता है। ठीक है। तो मेरी जो शेयरिंग है वो ये है। थैंक यू सो मच जी। समन प्लीज माइक ले लें। उसकी एक्चुअली सेल्फ वर्थ ही ख़त्म हो जाती है। वो अपने आप पर मैं हूँ ये वाली उसकी जो फीलिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसे ऐसे लगने लग जाता है कि शायद मैं मौजूद नहीं हूँ इन सब के लिए। आपको पता है जब एक से एक के बाद दूसरा बच्चा पैदा होता है तो पहले बच्चे का सबसे पहला फियर ये है जिससे वो डर रहा होता है। और पहला फियर ये है कि अब मैं निगलेक्ट होऊंगा जी। लेकिन इसमें एक चीज़ जो जब ये पहले के बाद जो दूसरा बच्चा आता है, इसमें हमारे यहाँ असल में क्योंकि कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो मदर को सपोर्ट कर सके इस चीज़ में कि जो छोटा बच्चा है उसको फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि जब जो सबसे छोटा वाला बच्चा है वो अभी इतना सेंसिबल नहीं हुआ और दूसरा वाला ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उनको किस तरीके से अकोमोडेट किया जाए एक दूसरे के साथ। तो हमारे पास ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है जो। पीछे माइक दीजिएगा। उतनी देर में मैं अपनी और समन की एक चीज़ को कन्फेस करूं। आपने देखा हमारे मुंह से बार बार माँ निकल रहा है, बाप का तज़किरा ही नहीं आ रहा। ठीक है, एंड दैट एड्स ऑन। वो माँ एक ह्यूमन बीइंग ही है। वो एक को निगलेक्ट करेगी तो दूसरे को देखेगी। वो एक वक्त में 2 जगह हो नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक इशू ये भी है कि निगलेक्ट इन द हाउस होल्ड डायनेमिक्स इज इनबिल्ट हमारे यहाँ। क्यों? क्योंकि बच्चे पर तवज्जो देना माँ की जिम्मेदारी है और किचन भी माँ की जिम्मेदारी है और हर बच्चे पे तवज्जो देना माँ की जिम्मेदारी है। मैं जब पहली दफ़ा अपने भाई के घर इंग्लैंड गई तो मेरी भाभी ने मुझे कहा कि अभी रात को देखना क्या होगा जब ज़ारा उठेगी, जो मेरी भतीजी है। मैंने कहा क्या होगा? उसने कहा तुम देखना, तुम रात को पड़ी होगी, तुम थोड़ी देर के लिए ना। तो मेरा भाई उठा और उसने जाके कॉट से उठा के ज़ारा को भाभी की गोद में देता था और ज़ारा की बोतल लेके नीचे किचन में जाता था, दूध बना के लाता था और उसको वहीं पकड़ाता था। वो कहता था कि नहीं नहीं नहीं, अगर तुम कमरे से निकल जाओगी तो इसके लिए भी ठीक नहीं है और सारा दिन तो तुम करती हो, तो ये मेरा काम है ना, अब मैं घर में हूँ। द पॉइंट इज़ कि ये जो निगलेक्ट का फिनोमिना है ना, इस पे हेल्पलेस हैं पाकिस्तानी फैमिलीज़। वो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, एक ना एक ने तो निगलेक्ट होना ही है। और दूसरी चीज़ ये है, अभी परसों मैं गई हुई थी, फरीज़ा स्कूल है, एक चैरिटी स्कूल है, दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब। हमारे दोस्त हैं सहरिश, राइट, सहरिश एंड शोज़ेब।
और सहरिश ने आखिर में खड़े होके, हम पैनलिस्ट थे वहाँ, और उसने हमें जब डायरेक्ट क्वेश्चन किया तो वी हैड नो एक्चुअल आंसर, सच्ची बात है। उसने कहा अफशा मुझे ये बता दो कि इसका बाप भी मजदूर है बच्चे का, और इसकी माँ भी घरों पे काम करती है, ये बच्चा निगलेक्ट नहीं होगा तो और क्या होगा? हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। द सेम थिंग, एक ब्राउन फैमिलीज़ में एक फिनोमेना है कि जो फर्स्ट बर्न होता है और जो लास्ट बर्न होता है, इनकी एक स्पेशल कॉर्नर है, उनको स्पेशल फील करवाया जाता है। और जो मिडिल वाले सब हैं, जैसे मैं भी, वो एवं ही कंसिडर किए जाते हैं, एवं वाले बच्चे तो उनको कोई ऐसा जितना अप्रिशिएट नहीं किया जाता। उनकी जितनी भी एफर्ट्स हैं वो एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन एंड द लास्ट बॉर्न, वो बस एक एवरेज में ही होते हैं। तो जो जितनी भी कंट्रीब्यूशंस हैं वो बाकियों की समझी जाती हैं। ये हमारी ब्राउन फैमिलीज़ में एक मेजर इशू आई थिंक। बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि सिद्रा ने मुझे कहा था कि आज रुलाना नहीं है, तो ऑन अ लाइटर नोट, वो जो पहला बच्चा है और वो जो आखिरी बच्चा है उसके बारे में ऐड आती है कि बच्चे दो ही अच्छे बाकी जो बीच में है वो समझ ले कि वालिदैन ने सही वक्फा नहीं लिया और ये हमारा ही कसूर है। ओके जी, आगे चलते हैं। शेमिंग, इस पे तो मुझे लगता है सिर्फ ये लफ्ज ही लिख देना काफ़ी है, इसको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे आज तक शेमिंग है, तो चाइल्डहुड में तो शेमिंग ही शेमिंग थी ना। हाथ से कुछ छूट गया है, लफ्ज़ ठीक नहीं बोला है, खड़े सीधे नहीं हो सके, बैठ नहीं सके लोगों के कहने के मुताबिक, ठीक है, नवाला बड़ा तोड़ लिया, नवाला छोटा तोड़ लिया, शेमिंग ही शेमिंग है। रोटी गोल नहीं है तो बस, वो तो चलो बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया, वो थोड़ा सा एडल्ट के करीब आ गया। हाँ जी, ज़रूर कीजिए। सो एक जोक है कि एक बाप अपने बेटे से कहता है कि क्या उम्र है तुम्हारी? तो वो कहता है कि मैं 6 साल का हूँ। कहता है जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना तो मैं 7 साल का था। सो जस्ट शेमिंग एट इट्स बेस्ट। हाँ, वो जो मैंने शुरू में थ्योरी आपको दिखाई ना एरिक एरिक्सन की, उसको ज़रूर पढ़िएगा अगर नहीं पढ़ी। एरिक एरिक्सन की थ्योरी की खूबसूरत बात ये है कि वो एक पूरा स्पेक्ट्रम देता है कि ये हो सकता है या ये हो सकता है, या तो ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा या डिस्ट्रस्ट डेवलप हो जाएगा, और उसके बीच के तमाम एरियाज़ को देता है कि कैसे होगा। ये जो शेमिंग का फिनोमेना है, घर से लेके स्कूल से लेके लार्जर फैमिलीज़ में, नेबरहुड्स में, और फिर वो बच्चा घर से बाहर नहीं निकलता और वालिदैन कहते हैं पता नहीं बाकी सारे बच्चे खेलते हैं, ये क्यों नहीं खेलने जाता। भाई उसके साथ जो हो रही है, उसको हर बात पे जिस तरह शेम किया जा रहा है, उसको तो लगता है कि मैं हूँ ही गलत, मैं ऊपर से नीचे तक सारा कुछ ही गलत है। देन कम्स इमोशनल अब्यूज़ एंड ब्लैकमेल। इसकी इतनी लेयर्स हैं, कमरे में बंद कर देने से लेके आखिरी वाले पॉइंट तक, ये दोनों बड़े क्लोजली लिंक्ड हैं। सेंस ऑफ सिन, ये भी इमोशनल अब्यूज़ की एक्सट्रीम है, सेंस ऑफ सिन, क्योंकि पहले तो मैं तुमसे खफा हो जाऊंगा अगर तुमने ये हरकत दोबारा की, और तुम गंदे बच्चे हो जाओगे, और हम में से कोई भी बात नहीं करेगा, इज़ अ ह्यूज इमोशनल बर्डन ऑन द चाइल्ड। क्योंकि वो बच्चा सिर्फ इस चीज़ का भूखा है कि मेरे आसपास के लोग मेरे से जुड़े रहें। इस एज में बच्चे को और कुछ भी नहीं पता, उसको भूख की भी फीलिंग नहीं पता। यू डिफाइन इट फॉर देम। आप टाइमिंग करते हैं उनके खाने के, आपको पता होता है कि अब भूखा है, उसको सिर्फ ये पता है कि ये लोग हैं और ये मुझसे जुड़े रहें। और जब आप उसको ये कहना शुरू करते हैं कि जाओ मैं तुमसे नाराज़ हूँ, या हम में से कोई तुमसे बात नहीं कर रहा, तो ये वाला लेवल एक बच्चे के लिए इमोशनल अब्यूज़ है। और सबसे बड़ा इमोशनल अब्यूज़ पता है क्या है? कि क्रिएटर तुमसे नाराज़ है। वो इनविजिबल क्रिएटर जिसका आपने ही कॉन्सेप्ट दिया है उसको कि वो डिवाइन है, वो सबसे बड़ी पावर है, उसी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करनी है, और वो नाराज़ है। एंड यू कीप सेइंग दिस थ्रू द चाइल्ड। अल्लाह मियाँ नाराज़ हो जाएंगे, अल्लाह मियाँ, गॉड विल बी अनहैप्पी। ये जो सेंस ऑफ सिन है,
दिस वॉज एक्चुअली 21st एलिमेंट जो मैंने डाला था, बाकी के 20 में डाल चुकी थी। जब मुझे लगा कि नहीं 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 नहीं, इसको इमोशनल अब्यूज से अलग करो, क्योंकि हमारी सोसाइटी में ये सेंस ऑफ सिन इतनी स्ट्रांग है कि बच्चा अब्यूज हो रहा होता है और आपको नहीं बता रहा होता, क्योंकि अब्यूज करने वाला उसको कहता है कि तुम सिन में हो, बताओगे तो तुम्हें ही सज़ा मिलनी है। और ये सेंस ऑफ सिन है जो एक लड़की को भी रोक देती है, वो नहीं बताती घर वालों को कि मैं हरास हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि उसको यकीन दिला दिया जाता है कि तुम सिन में हो, तुम सिनफुल हो। तो सेंस ऑफ सिन ने इमोशनल अब्यूज से एक नेक्स्ट लेवल ले रखा है। ये इंडिविजुअल डायरेक्ट है और नेचुरल हो सकता है, लेकिन अगर ये पाकिस्तान में हो जाए तो ये ACEs में शामिल होगा। अगर ये दुनिया में कहीं और बच्चा बीमार है तो इतना एडवर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा जितना हमारे यहाँ हो जाएगा। अगर उसको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है तो दुनिया में उसके लिए इतनी बड़ी ट्रबल नहीं है जितनी यहाँ पे है। One after another story was shared when we were doing a project in Chakwal region. One after another story was shared. उनकी बच्ची ने स्कूल क्यों छोड़ दिया? वो बीमार थी। ऐसी क्या बीमारी थी? नहीं, वो बीमार थी ना, फिर वो उसको घर में ही रखते थे, फिर वो उसको कहीं लेके भी नहीं जाते थे। फिर हमें नहीं पता उस बच्चे के साथ क्या हुआ। वो बीमार ही तो थी, उसका इलाज होना था, उसको आइसोलेट थोड़ा ही कर देना था। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं जो किसी के साथ भी हो सकती हैं, लेकिन अगर ये पाकिस्तान में चाइल्डहुड में हो जाएंगी तो उस बच्चे ने ये जो साल गुजारने हैं ना इस बीमारी के साथ या इस डिसेबिलिटी के साथ या इस सिकनेस के साथ, वो एक एक दिन उसके लिए मुश्किल होता चला जाएगा। आई हैड माई फर्स्ट 7 years इन सिकनेस। मैं स्कूल भी नहीं गई, मैं 7 साल की उम्र में स्कूल गई। एंड आई नो वेरी वेल कि हाउ माई पेरेंट्स वर स्ट्रगलिंग कि फैमिली एक्सेप्ट करे कि हम बीमार बच्ची को लेके आपके घर आ रहे हैं, एंड वी वॉन्ट हर टू फील एज नॉर्मल एज ऑल अदर चिल्ड्रन, बट माई पेरेंट्स हैड टू डू सो मच एक्स्ट्रा एफर्ट ऑन इट। क्यों? क्योंकि अगले लोग ही कबूल नहीं कर रहे। आप उसको कहीं छोड़ के नहीं आ सकते। वो हमारे बच्चे देखते हैं तो परेशान होते हैं। आप बच्चों में एम्पैथी नहीं डेवलप करना चाहते हैं, आप बच्चों में कंपैशन नहीं डेवलप करना चाहते। हमारा बच्चा आपकी बच्ची को देखता है तो परेशान हो जाता है। आपका बच्चा परेशान नहीं हो, आपका बच्चा फ्रेंडली हो। उसको बताएं कि ये जो बच्ची आ रही है ये बीमार है, हमने इसके लिए अरेंजमेंट करनी है, हमने इसको अकोमोडेट करना है अपने साथ। अब आते हैं जी यहाँ पर। Anybody wants to comment upon the very first one? Is it really adverse childhood experience? Yeah. How would you say? कुछ भी comment. Poverty. How does it become ACE? हमें पिछले दिनों सुनने को मिला है कि गरीब का बच्चा बड़ा खुश होता है और बड़ा सेफ होता है। हम ऐसे ही अपने बच्चों के लिए इतने परेशान हैं जी। एक्चुअली मैं फ्राम एबटाबाद, और वहाँ के गांव में शादी ब्याह के मौके पे ये होता है कि वो जो खाना लगता है, वो जो आपके गेस्ट आते हैं उनके साथ जो बच्चे आते हैं एलीट, उनके लिए लादा से होता है। वो जो गांव के वो बच्चे होते हैं उनके लिए लादा से एक चटाई बिछाई जाती है और दूर उनको वो उस तरह से ना भेड़ बकरी की तरह खाना दिया जाता है ना। तो आई थिंक वो जब देखते हैं वो जो दूसरे बच्चे आ रहे हैं पेरेंट्स के साथ, तो वो उनको एक सेंस ऑफ डिवीजन लगता होगा उधर। थैंक यू जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, ये है कि अफलास ने बच्चों को भी तहजीब सिखा दी
सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। ये जो हम हर क्रॉसिंग से गुज़रते हैं, हर मरकज़ से गुज़रते हैं। अभी मैडम जब हम सिग्नल पे खड़े थे और वो बच्ची मेरा शीशा नॉक कर रही थी, ये पॉवर्टी है ना, और तो कुछ भी नहीं है। बाकी तो वो बच्ची हमारी ही जैसे बच्चों की तरह पैदा हुई है। ये पॉवर्टी है जिसने उससे सब कुछ छीन लिया है। जी मैम। जी, जैसे हमारे घरों में औरतें काम करने आती हैं तो अपने साथ बच्चों को भी लाती हैं, तो वो देखती हैं कि हमारे घर में सारी फैसिलिटीज़ हैं, मतलब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, मतलब हम दे देते हैं उन औरतों को अच्छे कपड़े, वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, या हमारे ड्राइवर्स हैं, उनके बच्चे हैं, मतलब जो उनमें एक पॉवर्टी या डिप्राइव होने का एहसास होता है ना, वो उनमें वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं कर सकता जो कि एक्चुअल बच्चों में होना चाहिए। बिल्कुल। डिनायल ऑफ राइट्स कैसे पॉवर्टी से जोड़ो सर, और एनी अदर थिंग दैट यू वर गोइंग टू से? एक कल्चर ऑफ पॉवर्टी भी एग्जिस्ट करता है। जी ठीक है। अब आप देखें सर्टेन हमारी ऐसी कम्युनिटीज़ हैं कि आप देखेंगे कि उनके एसेट्स भी होंगे और वो एक 22 व्हीलर गाड़ी के मालिक भी होंगे, लेकिन वो रहे ऐसे, आपको लगेगा कि सब स्टैंडर्ड रहे हैं, बच्चे को एजुकेट नहीं कर रहे। अब वो कल्चर ऑफ प्रॉपर्टी है, इट्स नॉट दैट कि कोई रुपए पैसे की प्रॉपर्टी है। रिसोर्सेज शायद कम नहीं है, लेकिन कल्चर ऑफ पॉवर्टी। कल्चर ऑफ प्रॉपर्टी। थैंक यू फॉर एडिंग दैट। मैडम इस पे काफ़ी मैंने भी सोचा है, और हमने जब बैक इन यूनिवर्सिटी डेज हमने कुछ थोड़ा सा इसमें डाटा भी कलेक्ट किया था। आई बिलोंग टू कराची एक्चुअली, तो वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा आपको पता है कि ये बहुत ज़्यादा दिखती है। बिल्कुल। तो मैंने जितनी मेरी है, मैं रूसो की ने जो बात की है, मैं उससे ज़्यादा इसको करीब तरह समझता हूँ कि जिसको बुरा बनना होता है, माशरे में ख़राबी पैदा करनी होती है, वो ख़राबी पैदा करता है, चाहे उसके पास उसकी माजी में ये होता रहा हो, और जिसने नहीं करना होता वो नहीं करता। ठीक है ना? तो इसको थोड़ा सा जो मैं जितना मैं समझाऊँ, बाकी ज़्यादा जो है ये क्रिमिनलाइज्ड बैगिंग है। ठीक है। और हमने बैक इन यूनिवर्सिटी डेज थोड़ा सा हमने इस पे सोशल एक्सपेरिमेंट भी किया था। द क्वेश्चन इज कि क्रिमिनलाइज्ड बेगिंग में बच्चे का कंसेंट तो शामिल नहीं है ना? नहीं, वो तो बिल्कुल है, वो तो हम इस वक्त बच्चे की बात कर रहे हैं। हम तो 100% यही कह रहे हैं। वो जो डिसीजन मेकर है ना, वो कोई अडल्ट है, वो डेफिनेटली बच्चा नहीं है। बच्चे के लिए एक ACE क्रिएट कर दिया गया। डेफिनेटली राइट। मैं उस लेकिन बच्चे, मैम वो जो मेरी जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जब वो बच्चा बड़ा हुआ, जब वो एडल्ट बना, तो उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिसने ये तय किया कि नहीं, मैं और बच्चों के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। ठीक है। कितने ऐसे सोशल वर्कर बने बच्चे बड़े होके? नहीं, बहुत कम। अगर हैं भी तो चंद एक नाम। पाकिस्तान में तो स्पेशली बहुत कम लोग हैं, बल्कि आप ग्लोबल कंटेक्स्ट में देख जो खुद बैगिंग में या किसी चीज में इन्वॉल्व थे। जब वो बड़े हुए तो वो खुद ऑर्गेनाइज्ड जो है ना, बैगिंग गैंग लीडर बने। अभी हम वहां पहुंचेंगे जिसको हम कहते हैं इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन। मैं ऑप्रेस्ड हूं, मैं ऑप्रेस्ड रहा, अब जब मैं आया हूं किसी पोजीशन पे, मेरे अंदर इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन है। आई विल बिकम एन ऑप्रेसर। ठीक है। हाँ, अच्छा जी। इसके साथ ही ऐड कर लीजिएगा, और बेशक उस पर भी आप ही कमेंट शुरू कर दें। अब ये जो है ना इनडायरेक्ट सोशल, ये किसी भी कहानी में से हम नीटली सेपरेट नहीं कर सके। एक एक स्टेटमेंट के ऊपर हमने 3-3 लेबल लगाए हैं, 4-4 लेबल लगाए हैं कि ये पॉवर्टी भी है, रिसोर्सेज डेप्रिवेशन भी है, और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी भी है। वो एक ऐसी कम्युनिटी में भी रह रहा है और एक ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग भी करता है जिसको एक्सक्लूड किया जा चुका है। जी सर। अच्छा, एक कमेंट है और फिर मैं पॉवर्टी वाले पे आई गिव यू एग्जांपल्स। कमेंट पिछली स्लाइड पे था, आपने स्लाइड शुरू करते हुए आपने कहा कि जी बाकी दुनिया की तो है, लेकिन पाकिस्तान में ये ज़रूर है। वी कैन नॉट सिंगल आउट दिस। आधा एशिया इस तरह के इश्यूज़ में है, आधा एशिया एटलीस्ट। हमारे पड़ोसी मुल्क में हस्बैंड की डेथ हो जाए तो बीवी को भी साथ ही जला देते हैं। मैंने कहा कि बाकी दुनिया में हो तो शायद ACE ना बने, नहीं, लेकिन पाकिस्तान में ये भी ACE बन जाता है। कहने का मतलब ये है कि
इसको सिकनेस को ट्रीट किया जाएगा, ना कि ACE बनने दिया जाएगा, ये कहा। राइट, लेकिन बांग्लादेश, श्रीलंका, हाँ, बिल्कुल होगा, इंडिया, बिल्कुल होगा। एटलीस्ट ये 3 मुल्क ऐसे हैं जहाँ पे भी ये सी हो सकता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, हम आते हैं पॉवर्टी पे, जहाँ आपने बात की कि डेप्रिवेशन ऑफ या डिनाइल ऑफ राइट्स। पहला तो डिनाइल ऑफ राइट्स, उसको लीगल आइडेंटिटी ही नहीं मिलती, सबसे पहला जो उसका, ठीक है। उसके बाद उसको सेफ एनवायरनमेंट नहीं मिलता, गरीब है, हाँ, गरीब है उसको वो एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं मिलती, उसको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती। डिनाइल ऑफ राइट्स, लॉन्ग लिस्ट डिनाइल ऑफ राइट्स जो बच्चों की बात कर लें या बड़ों की बात कर लें, पॉवर्टी के केस में देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो डिनाइल ऑफ राइट्स में आती है। और ये जो साथ है ना मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटी, गरीब मुसलमान का बच्चा तो मेरी चैरिटी का हकदार होगा, गरीब भी हुआ और नॉन मुस्लिम भी हुआ और किसी ऐसी कम्युनिटी से हुआ जिसके बारे में मुझे बता दिया गया है और मुझे सिखा दिया गया है कि इनसे तो बिल्कुल दूर रहना है, इनको तो जीने का हक नहीं है, तो वो तो मेरी चैरिटी का भी हकदार नहीं होगा। तो फिर वो सिर्फ पॉवर्टी और डिनाइल ऑफ राइट्स नहीं रह गई, हाँ, फिर डिस्क्रिमिनेशन ऐड होती चली जाएगी। देन कम्स, मैं कुछ स्टोरीज पढ़ रही थी और मुझे लग रहा था कि हमें अमीर के बच्चे के भी ACEs देखने चाहिए। That is an adverse childhood experience when I see an other child as a slave in my home. ये मुझे 1-2 स्टोरीज़ में मिल रहा था और मैं US ही में थी और ख़बर आती है साउथ पंजाब में एक घराने के अंदर एक बच्ची अब्यूज़ होती रही और जब वो मर गई तो उसके वालिदैन को कहा गया आके अपना गंद उठा लो, एंड दिस वाज रिपोर्टेड इन न्यूज़। और मेरी नज़र से जब वो वीडियो गुजरी जहाँ वो बच्ची की डेड बॉडी बेड पे पड़ी हुई है, एक शख्स बैठा हुआ है जिसकी बैक है, नज़र नहीं आ रहा कि उसकी क्या उम्र है, 3 से 4 साल का बच्चा नॉर्मली वहाँ टहल रहा है। तो मैंने सोचा कि हाँ, ये इस अमीर घराने का बच्चा है। कैन यू इमेजिन ये किस तरह का ACE है? वो जो हमने शुरू में कहा था ना, नॉर्मलाइजेशन ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर, ये नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्लेवरी है जो वो सीखते हुए बड़ा हो रहा है। तो फिर हम उससे रहमदिली की, नरमी की, किसी भी चीज़ की उम्मीद ही क्या लगा रहे हैं कि इस सिनेरियो में चाइल्डहुड गुजरा है कि हमारे यहाँ तो लोगों को मार दिया जाता था, उनकी टांगें तोड़ दी जाती थी, फेंक दिया जाता था। तो फिर अगर वो अपनी जीप से किसी को कुचल के चला जाएगा तो उसके लिए तो ये उसकी तो ACE था, उसका एक एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है जो कॉन्टिन्यूटी से होता चला गया। जी जी सर। डॉक्टर साहब, ये मार्जिनलाइज्ड माइनॉरिटीज़ के हवाले से अभी आपने एक मिसाल भी दी, तो 1-2 बातें मुझे याद आ गई। ज़रूर सर। एक आपने कहा कि चैरिटी के हवाले से ये कंसेप्ट है कि इस कम्युनिटी को देना चाहिए, इस कम्युनिटी को नहीं देना चाहिए। तो एक दफ़ा इसी तरह हम बैठे तो ऑफिस में ज़कात के बारे में बात हो रही थी, तो हमारे ऑफिस में एक क्रिश्चियन थे, तो मुझे एक दोस्त ने कहा कि ज़कात के पैसे या कुर्बानी का गोश्त जो है तो वो इस्लाम में, मतलब हमारे मज़हब में ये कि वो हम नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते। बहरहाल ये एक अलहदा चीज़ है, इस पर आलिम लोग और जो हम तो आलिम नहीं है, लेकिन बहरहाल जो दूसरी चीज़ मैं आपसे पूछना चाह रहा था जो उसके इफ़ेक्ट है, मुझे याद पड़ता है कि एक दफ़ा एक लेटर मैंने देखा था अखबार में, पता नहीं वो बच्चे ने ख़ुद लिखा था या उसके पेरेंट्स ने लिखा था, ये अल्लाह को मालूम है, लेकिन वो लेटर इस तरह से था कि मैं इस्लामाबाद के एक स्कूल में पढ़ता हूँ और इस जमात का तालिब इल्म हूँ या स्टूडेंट हूँ। तो जो मैं एक ऐसी उसमें फैमिली से बिलोंग करता हूँ जो पाकिस्तान में, और वो सबको पता है कि वो एक नॉन मुस्लिम वो डिक्लेयर हो चुके हैं वो कम्युनिटी। तो बड़ा स्ट्रिक्टली इंस्ट्रक्शंस है मेरे सारे फ्रेंड्स को, मेरे सारे क्लास वालों को कि आपने इस बच्चे के साथ नहीं खेलना।
बेशक अगर आपके साथ कोई सिख हो, कोई हिंदू हो, कोई भी नॉन मुस्लिम हो, आपने उनके साथ फ्रेंडशिप रखनी है, तो वो बच्चा वो लेटर में ये था कि मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि मैं कौन हूँ या मैं क्या हूँ, या मतलब वो एक क्या असर होगा उस बेचारे पर इस तरह के वो आइसोलेशन में हो गया। मतलब एक बच्चा है तो इस हवाले से जी ज़रा ये मैं चाह रहा था कि आपसे पूछ लूँ। एक ब्लॉग था या आर्टिकल था 2.5 फ्रेंड्स, और उसमें उसके 2 दोस्त मुसलमान थे और तीसरा आपने नाम नहीं लिया, अहमदी था, राइट? तो वो कहता है कि आई हैड 2.5 फ्रेंड्स, क्योंकि वो जो 2 मुसलमान दोस्त थे उनसे तो मेरी दोस्ती सारी उम्र जारी रही, लेकिन ये जो अहमदी था इसको मुझे रास्ते में छोड़ना पड़ा, क्योंकि मेरी फैमिली ने मुझे बताया कि ओहो हो ये क्या कर रहे हो। तो उसने उस पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, और आप ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से खड़े होकर देखिए जहां वो बच्चा है, और कहा जा रहा है कि इससे तो ताल्लुक वास्ता ही नहीं रखना। आखिरी है जी, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंट एक्सट्रीमिज्म। जी सर, सॉरी जी सर। मेरी बस एक ये थॉट ये थी कि आप बात कर रही हैं ना एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की, तो चाइल्डहुड में जो पास्ट के एक्सपीरियंसेस हैं वो उसका क्या इफ़ेक्ट हो, लेकिन फिर ये जो एडवर्स ऑन गोइंग सोशल एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारी पूरी सोसाइटी में, अब ये ले लें तबकात, मेरे ना 3 हिस्से हैं स्टडी के, तो वो पहला ये है जी इतना ओवरवेलमिंग है कि देखें वो तो एक ऑन गोइंग चीज़ है, पूरी सोसाइटी में है, हर जगह है और वो होती जा रही है। तो फिर किस तरह इतनी सारी नेगेटिविटी है, कैसे सोचें, कैसे संभालें? अगर मैंने आखिर में ये चीज़ एड्रेस ना की तो मुझे आप दोबारा रिमाइंड कराएंगे, लेकिन मेरा ख्याल है कि आखिरी स्लाइड्स में ये एड्रेस होती है। जी सर। अर्ज़ ये है कि ऑन गोइंग का ये हालम है कि उन्होंने अहमदी का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से घबरा रहे थे। बिल्कुल ठीक बात। इस मुल्क में प्रोफेसर अब्दुल सलाम ने एक आदमी को 30 मिलियन डॉलर्स या 3 मिलियन या कितने डॉलर दे के भेजा था कि वो आके यहाँ पे एक फिजिक्स का सेंटर कायम करे। जी बिल्कुल। दिस वाज द मनी ही गॉट एज ए नोबेल अवार्ड। जी बिल्कुल। वो आदमी 3 महीने यहाँ बैठा रहा। उस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने उसको से मुलाकात ही नहीं की। नतीजा ये निकला कि आई डोंट नो परहैप्स ही वेंट टू इंडिया और वहाँ जाकर कोई सेंटर कायम किया या नहीं किया। पिछले दिनों अब्दुल सलाम के उसे क्या कहते हैं, बरसी कहते हैं जी, क्या है जी, डेथ एनिवर्सरी एक दिन मनाना था फिजिक्स डिपार्टमेंट में। जी बिल्कुल। कायदे यूनिवर्सिटी जी बिल्कुल। मैं भी गया, बहुत से लोग आए हुए थे, उसे कोई कवरेज किसी शख्स ने उसका जिक्र भी नहीं किया। उसका भले कोई भी सोच हो, ईमान हो, उसकी जो कायनात की गुत्थियां सुलझाने में जो सर्विस है, दैट्स ए बेटर कंट्रीब्यूशन to Islam than a Maulvi's whole life prayers of all the Maulvis put together. Thank you sir. Thank you. उसने तो वो ये जो है ना हमारे यहाँ एक सोच इतनी बिगड़ी हुई है, हमारा फेथ जो है वो इम्पोर्टेड है या इनहेरिटेड है। नहीं, इम्पोर्टेड भी नहीं है। मुसलमान भी हूँ, कॉस्मेटिक सर्जरी हुई भी इम्पोर्टेड नहीं है। चलो मैं मुसलमान हूँ इसलिए कि मेरा बाप था, मैंने तो सोचा भी नहीं। सही। ये फेथ की जो फाउंडेशन है इतनी वीक है कि इसको अच्छा, यहाँ भी वो सेंस ऑफ सिन आती है ना, जिसकी हमने पहले बात की। अब स्कूल के बच्चे को 3 क्लास में क्या लगे इस बात से कि मेरे साथ बैठे हुए का क्या फेथ है, उसकी सेंस ऑफ सिन इतनी मल्टीप्लाई हुई है और की जा रही है। इस पे आते ये है जी सोशल इनडायरेक्ट। जी सर। आपने ये जिक्र किया है कि ये सब कुछ होता है। जी। मैं एक छोटी सी बात, मैं एक छोटे से कस्बे में बदतरीन सर्कमस्टांसेस में रहा। वहाँ पे लोग अपनी बीवियों को रेगुलरली 5 वक्त पीटते थे और बड़ा कुछ वहाँ हुआ, लोग कत्ल भी होते थे और बच्चों को टीचर इतना मारते थे कि वो बेहोश हो जाते थे। अभी वहाँ पहुँचे नहीं हम। इंसाफियाँ भी देखी और अपने साथ भी हुई। जी। But then I grew out of it. मैं पढ़ने चला गया कॉलेज में
और बाकी सारी जिंदगी पे उसका कोई असर नहीं रहा। Good. थिंक कि मेरे गुड फॉर यू सर, लेकिन दिस डज नॉट हैपन टू एवरीवन। हम ये कह के कभी ये नहीं कह सकते। मैं 7 साल की उम्र तक बीमार थी, आज डॉक्टर अफशां हुमा बनी फिर रही हूँ, तो मैं ये नहीं कह सकती और मैं ये कभी नहीं कहूँगी कि वो एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस किसी को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। मुझे नहीं किया, मेरे फिक्रे में ये भी था कि मेरे माँ बाप एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे, राइट तो इसलिए तो ये लक तो हो सकती है, थैंक यू फॉर एडिंग दिस वर्ड, ये लक तो हो सकती है, लेकिन ये पैटर्न नहीं है, ये बिल्कुल पैटर्न नहीं है। जब हम वो हायरार्की ऑफ इवेंट्स देखते हैं और उसको कनेक्ट करते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये एग्रेशन कहाँ से आ रहा है। ये जो वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म या वॉर जोन या कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहने वाला बच्चा है, जिसके आस पास वॉयलेंस नॉर्मलाइज हुआ हुआ है, एक लड़की सॉरी सर, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिएगा। एक लड़की अरेबिक कैलीग्राफी की कमीज पहन के खड़ी है, आपने उस मॉब में देखा था, हर एज ग्रुप है। वो क्यों कायल हो गया है कि हाँ मारना ही चाहिए, वो उस वॉयलेंट एक्सट्रीमिज्म में पलता रहा है। और ये एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंस उसके, अब हम थोड़ा सा आगे जाके ये देख लेते हैं, अच्छा सोशल डायरेक्ट भी देख लेते हैं, क्विकली देख लेते हैं। हंगर है, मैल न्यूट्रिशन है, मैंने आपको थोड़ा सा डाटा दिखाया। ये सोशल है, डायरेक्ट है इन्फ्लुएंस बच्चे के ऊपर, जो स्टंटिंग है, जो वेस्टिंग है, जो अंडरवेट है, जो फिजिकल सिकनेस है और सब कुछ है। चाइल्ड लेबर एंड बेगिंग पहले भी तज़किरा आ गया, बट दिस इज़ अनदर ACE जो बिल्कुल सेपरेट है। ये बच्चा जो सड़क पे है सारा दिन, जो गलियों में है सारा दिन, इसकी वल्नरेबिलिटी, घर में डोमेस्टिक वायलेंस देखने वाला बच्चा और सड़क पे रहने वाला सारा दिन बच्चा, इन दोनों की वल्नरेबिलिटी में बहुत फ़र्क है। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन डे 1 से मुझे बताया जा रहा है कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ और मुझे इजाज़त ही नहीं है कि मैं इन दो के अलावा सोचूं। डे 1 से मैं लड़का हूँ तो मुझे ऐसा होना चाहिए, मैं लड़की हूँ तो मुझे ऐसा होना चाहिए, और तीसरे पे तो सोचना ही नहीं है, कोई और जेंडर तो तुम्हारी हो ही नहीं सकती। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ऑफ एवरी काइंड। और जब एक बच्चा अपने घर में, स्कूल में, मोहल्ले में, हर जगह देख रहा है लड़की ऐसी होनी चाहिए, लड़का ऐसा होना चाहिए, तो फिर एडल्ट एज में जाके वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। कुछ तो चीज़ें ऐसी हैं जिसका हम साइकोलॉजिस्ट क्लेम करते हैं कि हम एडल्ट एज में रीहैब कर लेंगे, डीकंस्ट्रक्ट कर लेंगे, रिकंस्ट्रक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ जो होगा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में, और वो जो जेंडर आइडेंटिटी लेके बड़ा हो जाएगा, उसके बाद आप उसको कहें, मैंने अपने छोटे भाई की एग्जांपल दी थी थोड़ी देर पहले, आप मेरे बड़े भाई को कहें, वो बना के दिखाया आपको बच्चे की दूध की बोतल, वो कहेगा मैं, और तुम मुझसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक तो मैं सबसे बड़ा, मेरे वाले साहब कहते होते थे यदि इज्जत करया करो, एक कुरान मजीद है लिटरली कहते थे। तो मैं और मेरा छोटा, मेरे साथ जो मुझसे बड़ा भाई था, हम हंस के कहते थे क्या करें इसको शेल्फ के ऊपर रख दें बट द पॉइंट इज कि वो तो बड़ा हो रहा है इस सारी चीज़ के साथ, उसके दोस्त अहबाब भी उसको बता रहे हैं, और फिर उसकी बिल्ड स्ट्रांग है, उसकी हाइट अच्छी हो गई है, तो अब तो दुनिया उसके पैरों के नीचे होनी चाहिए। अब मेल फिगर विद अ स्ट्रॉन्गर बॉडी, जाके जिम में देखो, लोगों को कख पता नहीं है कि हेल्थ क्या होती है, उनको सिर्फ ये पता है कि मेरे दोस्तों की फिजिक मुझसे स्ट्रांग है तो मुझे भी करनी है। क्यों? क्योंकि मेल फिगर नहीं लग रहा मैं, और ये बचपन से मुझे बार बार शेमिंग हुई है। तो यहाँ आके ना वो सारे कनेक्ट होने शुरू हो जाते हैं कि अच्छा
मैं निगलेक्ट होता रहा हूँ क्योंकि मेरा बड़ा भाई बड़ा स्ट्रांग था और मेरी शेमिंग होती रही है, तो अब मुझे इसको किसी ना किसी तरह ओवरकम करना होगा और मुझे भी 2-3 लोगों को थप्पड़ लगाने हैं। क्यों? क्योंकि मेल फिगर होते हुए अगर मैंने थप्पड़ नहीं लगाया, अब इसकी एक और डायमेंशन सिर्फ करके फिर मैं आगे चलती हूँ। मैं फीमेल हूँ, मुझे बड़ा सबमिसिव होना चाहिए, मुझे अच्छी बच्ची होना चाहिए, या मैं तो टॉम बॉय हूँ एंड आई टेक प्रिविलेज इन दैट। लड़का अगर फेमिनिन हो रहा है तो शेमिंग है, मैं टॉम बॉय हो रही हूं ना तो मैं स्ट्रांग हो रही हूं। हमारी बेटी टॉम बॉय है, लड़कों की तरह साइकिलें चलाती है, लड़कों की तरह ये करती है, बड़ी फख्र की बात है। इन अ सर्टेन क्लास, उसी क्लास में अगर बेटा कह दे कि मुझे नेल पेंट लगाना है, सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट सिंगल डायमेंशनल। और ये वो अपने अंदर घुट के रख के बड़ा होएगा कि अच्छा मुझे यही करना है, मेरे पे पाबंदी है कि मैंने यही करना है। बैड स्कूलिंग, और उसके आगे मैंने लगा दिया ... इसलिए कि बैड स्कूलिंग की इतनी स्टोरीज थी हमारे पास कि जब हम फोकस ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे तो हम फूट फूट के रो रहे थे। एक टीचर बच्चों के साथ क्या कर रहा है, एक हेड टीचर बच्चों के साथ क्या कर रहा है, और पेरेंट उसको पूरा पूरा इख्तियार दे रहे हैं। थोड़ा सा इस्लामाबाद के प्राइवेट स्कूलों से बाहर निकल जाइएगा तो आपको पता चलेगा कि बच्चे को माँ बाप भी और टीचर भी, द लीस्ट पावर इन द सोसाइटी इज विद द चाइल्ड। जब हम पावर स्ट्रक्चर्स और हायरार्कीज की बात करते हैं ना, हर एक फिगर के अंदर जब हमने उसके डायग्राम्स बनाए, हर एक फिगर के अंदर बच्चा सबसे नीचे, हैज़ नो वॉइस, नो राइट, नो चॉइस, नो वैल्यू। आई वुड से, आई एम सॉरी, मेरा बच्चा, मैं जो मर्जी करूं, और मेरी क्लास है, मैं जो मर्जी करूं, और मैं तो इसके भले के लिए कर रहा हूं। इस जुमले के बाद तो आपको तमाम इख्तियार मिल गए, क्योंकि वालिदैन जो कुछ करते हैं वो भले के लिए करते हैं, उस्ताद जो कुछ करता है वो भले के लिए करता है। ACE इज़ अ ट्रॉमा। सबसे पहले हम सबको अपने तहीं ये तस्लीम करना होगा, ACE एक दिन का मामला नहीं है, चंद महीने चंद सालों का मामला नहीं है। इट्स अ ट्रॉमा, इट रिमेन्स विद द इंडिविजुअल। वो बोलेगा या वो नहीं बोलेगा, वो उसके बारे में सोचेगा या नहीं सोचेगा। आप में से किसी को याद है कि आपको पहला नाइटमेयर कब आया था? डरावना ख्वाब पहली दफ़ा ज़िंदगी में अगर कभी किसी को याद है तो कब आया था? डर के उठे हो आप? एज ऑफ 5? थैंक यू। और कोई कुछ याद है? मुझे भी ड्रीम याद है, हमारा मसला ही है, हम साइकोलॉजिस्ट का मसला ही है। मुझे ड्रीम भी याद है, मुझे एज भी याद है। अमेजिंग आर्टिकल वॉज दैट आई रेड अबाउट नाइटमेयर्स, और ये तब पढ़ा जब मैं इससे आगे जा चुकी थी यहाँ पे। When the trauma or ACE is contained in short-term memory, how it travels to the long-term memory, and as soon as the child turns into teenagers, it is suppressed. क्यों? क्योंकि वो टीनेज में आता है, उसकी मैं बनना शुरू होती है और वो काबू पाना चाहता है उसके ऊपर, तो वो सप्रेस कर देता है उसको। थोड़ी सी देर वापस जाते हैं जी, क्योंकि ये चीज़ें समझनी बड़ी ज़रूरी हैं। An intense event that a person cannot control or in which there is a perceived lack of control, इस फ्रेज पे गौर कर लीजिएगा तो आपको ACE और ट्रॉमा के मीनिंग जुड़ते हुए नजर आते हैं।
when you slap a child, there is a perceived lack of control. ये मुझसे कद में भी बड़ा है, ये मुझसे उम्र में भी बड़ा है, और ये मेरी माँ है या बाप है या चचा है या फुप्पो है, एंड आई लूज कंट्रोल. इस सिचुएशन को अब मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, सब कुछ इसके कंट्रोल में है. सो दैट सेंस एंड दैट परसेप्शन ऑफ लूजिंग कंट्रोल बिल्ड्स अप अगेन एंड अगेन एंड अगेन. उसको रोज़ाना पता चलता है कि मेरे साथ जब भी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, कंट्रोल किसी और का होता है. एंड दैट इज एक्चुअल ट्रॉमा, दैट इज द डेफिनेशन. जब आपसे गाड़ी हिट होती है, द परसीव्ड परसेप्शन ऑफ लूजिंग कंट्रोल. और आप कहते हैं यार मैं इतना अच्छा ड्राइवर था और मैंने गाड़ी दे मारी, एंड आई हैड नो कंट्रोल ऑन द सिचुएशन. तो वो गुस्सा दूसरे पे तो होता है, जो अपने पे गुस्सा होता है ना उस वक्त कि मैंने गाड़ी मार दी या मुझसे गाड़ी लगी. नाउ इमेजिन द चाइल्ड हु अगेन एंड अगेन एक्सपीरियंसेस, मुझे मेरी माँ चौक में खड़ा कर जाती है, मेरा बाप चौक में खड़ा कर जाता है पैसे मांगने के लिए. आई हैव नो चॉइस, आई हैव नो कंट्रोल, एंड ऑल द पीपल ऑन द रोड हैव कंट्रोल ओवर मी. तो सर मैं बड़ा होके ना लोगों का भला नहीं करने वाला. Internalized fear, anger, guilt, shame or oppression, aggressive, agitated and irritated very easily. ये मैंने सिर्फ phrases जो research articles हैं वो बता रहे हैं. Frustration, negative self-image, pessimism, ACEs can cause severe reactive responses, self-isolation. बहुत सारे लोग self-isolation में गए होते हैं, हम कहते हैं कि किसी से मिलना ही पसंद नहीं करता, ये महफिल में बैठना ही पसंद नहीं करता. वो महफिल में बैठना क्यों पसंद नहीं कर रहा, nobody knows. Prolonged stress creates hypersensitivity to danger. छोटी सी बात पे डर जाएंगे, छोटी सी बात पे घबरा जाएंगे, and they may sense danger even when there is none. Fear of unknown होगा, उसी को हम anxiety कहते हैं. बाइपोलर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटीज़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च है, एंड ऑलमोस्ट 90% केसेस रिलेट बैक टू ACEs. ट्रॉमा है तो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस होना ही होना. ट्रॉमा, एक्सीडेंट भी एक ट्रॉमा है, किसी लव्ड वन की डेथ भी एक ट्रॉमा है, तो हम सब उसके बाद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस में जाते हैं, और हमारे अपने अपने कोपिंग मैकेनिज़म्स हैं. एडल्ट के वो कोपिंग मैकेनिज़म्स उसके कंट्रोल में आ चुके हैं, बच्चे के तो बिल्कुल नहीं हैं. मेजर बॉडी ऑर्गन्स लाइक लिवर, हार्ट, किडनी, लंग्स एंड स्टमक आर इन्फ्लुएंस्ड बाय साइकोसोमैटिक इफेक्ट. साइकोसोमैटिक इफेक्ट ये होता है कि एक्चुअली वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेस था, लेकिन वो फिजिकल सिम्टम्स में नज़र आना शुरू हो जाता. इफ़ द ACEs वर सिवियर इन अर्ली एजेस, तो इन सिम्टम्स का ऑनसेट इज़ पॉसिबल टू डेवलप मेडिकल कंडीशंस इन यंग एडल्ट्स और अर्ली ऑन. हम कहते हैं बहुत यंग एज में हार्ट पेशेंट हो गए, बहुत यंग एज में ये हो गया, तो बिल्कुल उसका ऑनसेट जल्दी हो सकता है. इसकी फॉर्म्स बदलती चली जाती हैं. हम सुन रहे होते हैं, जब हमारी तरह की इस तरह की टॉक्स सुन रहे होते हैं, तो हम कहते हैं नहीं नहीं इतना शदीद तो नहीं होता. हाँ असर होता है लेकिन इतना नहीं होता. डिपेंड्स कि क्या फॉर्म थी, उसकी टाइमिंग क्या थी. वो अर्ली 5 years में था या पहले 5 साल बड़े सुकून के गुजरे, छठे 7वें साल में बच्चे के साथ कोई मिसहैप होना शुरू हुआ. कोई बिजनेस में लॉस हो गया फैमिली को, पहले 5 साल उसके बड़े अच्छे एनवायरनमेंट में गुजरे हैं, उसके बाद पॉवर्टी है, उसके बाद सब कुछ है, तो फिर बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होंगे. सो डिपेंड्स के टाइमिंग क्या थी और ACE की ड्यूरेशन क्या थी. यानी कि घर में झगड़ा हो रहा था और बारहा हो रहा था, और कितने अरसे तक बच्चा उसी एक्सपीरियंस में रहा है.
एंड इंटेंसिटी एंड टॉक्सिसिटी. इंटेंसिटी तो एक सिंगल इवेंट की भी इंटेंसिटी इतनी स्ट्रांग हो सकती है कि वो सारी उम्र के लिए ट्रॉमा बन जाए. और टॉक्सिसिटी ये है कि जो मैंने कहा था कि अगर पॉवर्टी, मार्जिनलाइजेशन एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कल वो सलीम मलिक साहब थे वहाँ पे, उन्होंने कहा अगर तुम गरीब हो, ठीक है, और फिर अगर तुम नॉन मुस्लिम हो, और फिर अगर तुम लड़की हो, तो ये है टॉक्सिसिटी के लेवल इंक्रीज होते चले जा रहे हैं. राइट जी. हाँ सॉरी, हाँ बिल्कुल होंगे. बिल्कुल. यहाँ सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं आया. एक चीज़, हाँ सेक्सुअल एडिक्शन भी हो सकती है. एक चीज़ जो मैंने यहाँ नहीं लिखी हुई, ये क्योंकि मैंने बहुत सी जगहों पे प्रेजेंट करना था तो मुझे पता था कि रिएक्शंस कैसे आएंगे. आई एम सॉरी, यहाँ मुझे ले आना चाहिए था. एनीवे, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग आउट. एक चीज़ जिसके बाद मैंने बहुत परेशान हो के, डिस्टर्ब हो के अपने दोस्तों से भी बात की, अपने भाई से भी बात की, एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू ऑलरेडी नो दिस. मेरे लिए वो शॉकिंग था, तो मेरे लिए बड़ा पेनफुल था. वैसे भी आप सेंसिटिव हुए होते हैं जब आप इस तरह की स्टडीज़ कर रहे होते हैं. तो ये जो सेक्सुअल अब्यूज़ है, एक तो है सेक्सुअल अब्यूज़ होम एनवायरनमेंट में हो गई या नेबरहुड में हो गई बच्चे के साथ, राइट. एक है इंटेंडेड सेक्सुअल अब्यूज़. और केस स्टडीज़ ये बताती हैं कि जिनको हमने वॉयलेंट एक्सट्रीमिज़म के लिए इस्तेमाल करना था, उनको हमने अब्यूज़ किया, बिकॉज इट हैज़ डायरेक्ट रिलेशनशिप. अगर टीन एज से पहले सेक्सुअल अब्यूज़ की जाए बारहा, तो टीन एज में इतना स्ट्रॉन्ग एग्रेशन आता है कि वो मरने मारने को तैयार होता है. एंड दिस इज़ नॉट जस्ट नाउ, ये नाजीज ने भी किया. और बच्चों को जानबूझकर इंस्टीट्यूशनलाइज करके अब्यूज़ किया गया, हमें भी पता है. मेरी जो पहली केस स्टडी थी आरजीएच के अंदर 1998 में, वो बच्चा साइकोटिक हो चुका था, वो जहादी बनने के लिए गया था. और जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा पिछले साल जिसमें इतनी सारी केस स्टडीज़ थी, तो मुझे वापस वो बच्चा याद आया. एंड दैट्स इंटेंशनल. आई थिंक इन्होंने पहले भी मेंशन किया था, दैट इज़ दैट कि देखिए, जो आई वर्क फॉर अ प्रोजेक्ट विद यूनिसेफ फॉर सेक्सुअली एंड फिजिकली अब्यूज चिल्ड्रन. दिस इज माय बैकग्राउंड लाइक दिस. अब उसमें एक लगा कि जी लॉन्ग टर्म जो प्रेवलेंट सेक्सुअल अब्यूज़ है, लॉन्ग टर्म, उसमें द चाइल्ड यूज्ड टू डेवलप अ रिलेशनशिप विद द अब्यूज़र. एंड उसकी जो कॉजल फैक्टर है, उसकी जो वजह है, उसमें एक आती है कि जितने बच्चों के जो वालिद हैं वो सोसाइटल मैस्कुलिन आइडियल को लैग करते हैं और अब्यूज़र उसको कंपनसेट करता है. दिस इज़ वन पॉइंट. सेकंड, आपने कॉन्फ्लिक्ट जोन में का जिक्र किया. हमारे यहाँ कम्युनल वायलेंस होता रहा है कराची में, फाटा में बहुत रहा है, कॉन्फ्लिक्ट रहा है, और अफगानिस्तान और फ़लस्तीन जनरल मिसालें. उसमें रेजिलियंस डेवलप इस तरह भी होती है कि बिकॉज दिस इज़ हैपनिंग विद ईच एंड एवरीबडी, one thing with each and everybody, and you can see people in front of you, not just you, कि आप वो बच्चे सारे विटनेस करते हैं टॉर्चर को, ये ऑल इन अ वे. और ऑब्वियसली जब वो, क्योंकि एक कंबाइंड फिनोमेना है, वो सभी के साथ होता है, तो वो चीज़ उनको हेल्प आउट करती है बिकमिंग रिजिलियंट. थैंक यू सो मच. अच्छा जी, ये जो रिसर्च है ये बिल्कुल डायरेक्ट कोरिलेशन कॉजल कंपैरेटिव स्टडीज़ हैं जो बता रही हैं कि एंजाइटी इन एडल्ट एज एंड अर्ली एडल्ट एज स्पेसिफिकली
लेटर एडल्ट एज में जो एंग्जाइटी है उसके फैक्टर्स डिफरेंट निकलते हैं, लेकिन अर्ली एडल्ट जो कि 20s में होता है उसमें अगर एंग्जाइटी है तो डायरेक्ट रिलेशनशिप है एसीज के साथ, स्ट्रेस है, डिस्ट्रस्ट है, नार्सिसिज्म। ये जो नार्सिसिस्ट बिहेवियर है उसने, नार्सिसिज्म एक्चुअली अ कोपिंग स्ट्रैटेजी, हाँ, क्योंकि वो कंपनसेट करता है खुद को, उस सारी शेमिंग को, उस सारी अब्यूज़ को उसने कंपनसेट करना है, तो वो कहता है अच्छा मैं सबसे बड़ा हूँ और मैं तुम सबसे बड़ा होके दिखाऊंगा, क्योंकि उस वक्त जो लॉस ऑफ कंट्रोल की परसेप्शन थी ना उसको उसने ओवरकम करना है। एग्रेशन, डिप्रेशन एंड बाइपोलर की एक के बाद एक स्टडी है दैट इट रिलेट्स बैक टू एसीज। दो डायरेक्शंस रिसर्च बताती है कि अगर टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी भी ज़्यादा है, इंटेंसिटी भी ज़्यादा है, ड्यूरेशन भी ज़्यादा है, लंबे अरसे तक होता रहा है, तो क्या होगा? एक तो इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन होगा। इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि लड़की होती ही कमज़ोर है, तो मैं माँ बन के भी अपनी बच्ची को कहूँगी कि तुम कमज़ोर ही हो और तुम्हें कमज़ोर ही रहना है और तुम्हें एक मर्द की ज़रूरत है, उसके बगैर तुम्हारी ज़िंदगी पूरी। ये इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन है, तो फिर मैं इसको आगे ट्रांसफ़र भी ज़रूर करूँगी अगर इंटरनलाइज्ड ऑपरेशन है। और दूसरी तरफ जो उसको इंटरनलाइज्ड नहीं करता, जो उसको नहीं मानता, वो दूसरी तरफ चला जाएगा, उसमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा आना शुरू होगा और फिर वो इतने स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस रखेगा कि वो एक्सट्रीमिज़म में जाएगा और वायलेंट एक्सट्रीमिज़म में जाएगा। जी मैम, अच्छा, आई थॉट कि आप कुछ कह रही हैं। थैंक यू सो मच जी। एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, ओपन टू टॉक जी। मैं एक बहुत बड़े डिप्रेशन में रहा हूँ, पहले, अभी भी हूँ, इस वक्त भी हूँ मैं। खैर, मैं अभी पहली बार इस जगह पे आया हूँ। मेरा बिल्कुल पिछली गली में घर है और मुझे अभी तक पता नहीं था कि इसका मकसद क्या है, ये क्या है। बार बार बिल्डिंग देखता था ना, बच्चों को स्कूल छोड़ना है या साथ वाले में, तो ये क्या है पता नहीं, ब्लैक होल। तो एक मैंने वीडियो आई मेरे सामने सोशल मीडिया पे, तो मैंने देखा ये डिबेट्स वगैरह होती हैं। तो अभी जो सबसे बड़ा मसला है वो भी आपने रिसेंट बताया है, लेकिन मैं बात उस पर नहीं कर सका। 22.5 मिलियन बच्चा स्कूल से बाहर जी, थैंक यू। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। स्टेट के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है। तो इसके ऊपर ये है कि अगर कोई बच्चा है जिसके पास बेसिक नीड्स ही नहीं है, बुनियादी ज़रूरियात ही नहीं है उसके पास, तो मैं उसे कहता हूँ और मुझे ज्वाइन करो, मैं तुम्हें इतनी पे करूँगा, घर भी दूँगा, खाना भी दूंगा, तुमने ये काम करना है। तो वो बच्चा मेरे पीछे आएगा, जो ब्रेन वॉशिंग मैं उसकी चाहूँगा कर सकूँगा। और ये सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पे आया हूँ तो 60 अफराद से ज़्यादा यहाँ नहीं बैठ सकते, ठीक है। अगर मैं बाहर जाता हूँ, कोई डिबेट करता हूँ, तो वहाँ पे जत्थे के जत्थे फिर रहे हैं। हाँ। और मुझे वो मार सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो मतलब ये इसके अंदर इतनी ज़्यादा, मतलब कि हर बंदा तलवार उठाई फिर रहा है इस दौर के अंदर। प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर लियो, जिनसे मैंने एजुकेशनल लीडरशिप में पढ़ा था 2007, बैक इन 2007। उन्होंने जब मेरे कुछ ब्लॉग्स और कुछ चीज़ें देखी जो मैं काम कर रही थी, तो उन्होंने खुद से मुझे मैसेज किया कि लेट्स हैव अ टॉक ऑनलाइन एवरी मंथ। और उसके साथ वो मुझे कुछ लिटरेचर भेजते रहे, क्योंकि उन्होंने बहुत डिटेल्ड काम किया है पीस इन डिफरेंट रिलीजन्स, कि कैसे कैसे रिलीजन इसको सपोर्ट करता है, कैसे कैसे रिलीजन इसको निगेट करता है। आज सुबह उन्होंने मुझे एक ब्लॉग भेजा है अपना, एजुकेशन एंड टायरनी, और उसका एक जुमला था जो मैं सोच रही थी कि उर्दू में ट्रांसलेट करके लोगों के लिए लगाऊंगी। जालिम हुक्मरान को बहुत सारे जाहिल लोग सूट करते हैं, ठीक है, उसको वो जत्थे सूट करते हैं, क्योंकि उसने पावर प्ले करना है। पावर प्ले करने के लिए पढ़ा लिखा दिमाग उसके काम नहीं आना, क्योंकि अगर वो पढ़ लिख गया तो वो आपकी तरह क्वेश्चन करेगा। इसके साथ एक और गिला है मुझे। जी बोलो। अगर 5 साल का बच्चा डी चौक पे मेरे साथ चलता है एहतजाज करने को, तो SHO आता है, वो उसको भी गिरफ्तार कर लेता है, मुझे भी गिरफ्तार कर लेता है कि आपने बच्चों को उठाया भाई, ये वो। ठीक है। तो उसके बाद जो भी मेरे ऊपर FIR होगी और अदालतों के चक्कर काटने पड़ेंगे,
उस पर कोई भी मसला उनके लिए नहीं होगा, मसला तो सारा मेरा होगा, आपका होगा। क्या मैंने कैसे डील करना है। लेकिन बात यह है कि जब टीटीपी के जत्थे आते हैं डी चौक के ऊपर, तो आपके पास उनको भगाने का FIR करने का जवाब ही नहीं होता। तो वो हो सकता है ना हमने खुद बिठाए हों। बात वही है, हम अगर सिर्फ और सिर्फ टीटीपी को सपोर्ट करेंगे, हमारे इलीट्स करेंगे, हमारे सियासतदान करेंगे और हम सरप्रेस किए रखेंगे इन बच्चों को। जी एक मिनट, एक मिनट। आपकी बात से हम यहाँ पहुँचते हैं कि जब हम कहते हैं, हम सारे इसकी बात करते हैं ना, तो सारे हाँ में सारे लाते हैं, कोई भी इनकार नहीं कर रहा। बोलो। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों को हम सपोर्ट करेंगे, जैसे रियासत कर रही है, इलीट्स कर रहे हैं कि डी चौक पे आओ भाई, ये तो आपका है, बैठे रहो, जो करना है आप करो। लेकिन अगर यहाँ पे पढ़ा लिखा आएगा, छोटा सा थोड़ा सा भी हक मांगेगा, दहशत गर्द है। अगर ये दहशत गर्द है तो फिर दहशत गर्दी की डेफिनेशन चेंज करें आप। कभी बता रहे हैं कि बलोचिस्तान में BLA वाले दहशत गर्द है, बंदूकें उठाई हुई है, और कभी कह रहे हैं वो जो पढ़ा लिखा PhD होल्डर डी चौक पे अपना हक मांगने आए वो भी दहशत गर्द है। लेकिन जो कह रहे हैं कि इवन के चीफ जस्टिस का भी रिसेंटली कहा गया कि इसके सर की कीमत है, इसका सर कलम कर दे, सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो उस पे कोई भी ऐसा आपने नहीं लिया एक्शन, ना ही कोई बात हुई, ना उसको किसी ने गद्दार कहा, ना किसी ने दहशतगर्द कहा। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि मैंने इमरान खान को वोट दिया, मैं एक मिसाल ही कह रहा हूँ बात, और मैंने दी है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि मैंने इमरान खान को वोट दिया, तो इमरान खान क्यों नहीं वजीर आजम बना? उसके पास पॉपुलैरिटी थी, मेजोरिटी थी, तो मैं दहशतगर्द हो गया हूँ। थैंक यू। लेकिन असल बात ये, मुझसे किसी को भी खतरा नहीं है। हाँ, मैं किसी को, अगर मैं किसी पे तनकीद भी करूंगा, इवन किसी के ड्रेस पे भी तनकीद करूंगा, तो मुझसे फिर भी किसी को खतरा नहीं है। लेकिन खतरा आपको उनसे जो आपको किसी भी वक्त बैठे बैठे खाना खाते हुए इवन आपको कह सकता है कि ये काफिर है या दहशतगर्द है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी सर। सवाल ये है आज का कि बच्चों के साथ जो ये ACEs हमने डिस्कस किए हैं, इसका क्या करना है सर? जी मैं भी करीब ही रहता हूँ, तो मैं ऑनलाइन देख रहा था तो किसी दोस्त ने वो जिक्र किया एक बच्चे के ख़त का। हाँ। उस पे आपने भी वो जिक्र किया, हाँ। 2.5 फ्रेंड्स। हाँ। तो मैं एक ट्रेनिंग करवा रहा था यहाँ कम्युनिकेशन स्किल्स पे 2008 में। ठीक। तो एक खातून लाहौर से आई थी, तो उन्होंने एक वाक़या सुनाया कि मेरा बच्चा 4th-5वीं जमात में पढ़ता था उस वक्त। तो वो कहने लगा कि मेरी क्लास में एक हिंदू बच्चा है, मैं उससे दोस्ती कर लूं? तो उसने कहा अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो कर लो, मुझसे क्यों पूछते हो? कहता एक प्रॉब्लम है, सारी क्लास ने एका किया है कि चूंकि ये बच्चा हिंदू है, इससे कोई दोस्ती नहीं करेगा। अब वो बच्चा खुदकुशी का नहीं सोचेगा तो क्या सोचेगा? और हमें एहसास भी नहीं है इस मसले का। थैंक यू, थैंक यू। हमारे उन्हीं स्टोरीज़ में से एक स्टोरी ये थी जिसने हमें ये बताया कि मेरे टीचर ने कहा था कि ये बच्चा, एक बच्चा क्लास का नॉन मुस्लिम है और इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मिटाया है अपनी ही नोटबुक में। ठीक है, हो सकता है गलत लिखा गया हो कुछ भी वजह हो सकती है ना, तो उसने मिटाया है। तो उसने 4 बच्चों को, लड़कों को कहा कि ये नॉन मुस्लिम है, इसने जान के ये हरकत की है। और उसने कहा हमने मारा था उस बच्चे को, हमने पीटा था अपने उस क्लास फेलो को। उसने कहा कि अब मैं बारहा जाता हूँ अपने इलाके में और मैं ढूंढता हूँ कि मुझे कहीं से वो मिल जाए और मैं उससे माफ़ी मांगूँ। ये वो शख्स है कि उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस, जो शुक्र है आपने कहा बिल्कुल, कि उसको ऐसे एक्सपीरियंसेस मिले कि उसको लगा कि ओ मुझसे क्या करवाया गया था। लेकिन वो जिसको मार पड़ी थी उसका ट्रॉमा डिफरेंट है, और ये जो अपने अंदर गिल्ट लेके, जिसको रियलाइजेशन आ चुकी है कि मैंने ये हरकत की थी। एक स्टोरी है जिसने कहा मैंने अपने भाई के साथ ज्यादती की थी, बहन हूं मैं, और हम सारे उसकी शेमिंग करते थे और मैं भी करती थी। और उसने कहा मैडम मैंने जब आपका लेक्चर अटेंड किया, आपके साथ क्लासेस ली, उसके बाद मैंने इतनी मुश्किल में वक्त गुजारा है क्योंकि मेरा भाई फौत हो चुका है, मैं तो उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकती। तो ये इशू ये है कि अब जब हम इस दौर में खड़े हुए हैं, एंड ऑल ऑफ अस एंड मैनी ऑफ अस हैव एक्सेस टू ऑल लिटरेचर, हैव द नॉलेज, तो हम क्या करेंगे? मैं समन से इसलिए सुनना चाहूँगी कि समन एक स्कूल चला रही हैं। समन आप बेशक खड़े हो जाएं। समन एक स्कूल चला रही हैं, समन मेरी स्टूडेंट भी रही हैं, लेकिन मैंने खुद इनसे सीखा है।
and she is working her level best to design an education system जो alternate हो. Please, Saman. मैं अभी एक्चुअली चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस पे ही इसलिए बात करना चाह रही थी कि मेरी एक्चुअली जो मेरा स्कूल है वहाँ पे भी मैं एक्सपीरियंस करती हूँ. बच्चे मेरे पास जो आते हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, और दूसरा उनके अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं. हर बच्चे का ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि जिसको मैं हमेशा अपनी टीचर्स को कह रही थी, जब वो किसी बच्चे की शिकायत मेरे पास लेके आती तो मैं कहती हूँ कि इसका फैमिली बैकग्राउंड देखो पहले, कि ये बच्चा कहाँ से आ रहा है और कौन से एक्सपीरियंसेस लेके अपने साथ आ रहा है, वाई ही इज़ बिहेविंग दिस वे. तो उसमें हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं. और अभी भी मैं जब यहाँ आ रही थी तो मेरा रीज़न यही था इसको सुनने का और आने का. मैं वैसे मैम के साथ इस पर मॉड्यूल भी अटेंड कर रही हूँ. तो हमारे साथ ये तो सोसाइटल एक्सपीरियंसेस तो अलग हैं, घर के अंदर भी हो रहे हैं, लेकिन हमारे साथ जो घर में इस वक्त बुज़ुर्ग मौजूद होते हैं, बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जो हमें ये बज़ाहिर वो बच्चों के फ़ायदे के लिए बात करें, लेकिन वो बच्चों के फ़ायदे के लिए नहीं होती समटाइम्स. वो बच्चों को जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आई एम रनिंग अ स्कूल, ठीक है, तो मेरी जो 6-7 साल की बेटी है उसको अगर कोई ये कहता है कि तुमने पढ़ना है, तुमने मामा का स्कूल आगे संभालना है, और कौन संभालेगा, भाई तो नहीं कर सकते, ये तो तुम ही करोगी क्योंकि भाइयों ने तो चले जाना है बाहर, तो तुमने करना है. अब वो इतनी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से परेशान हो जाती है कि मैं कैसे कर सकती हूँ मामा, एंड शी स्टार्टेड क्राइंग इन फ्रंट ऑफ मी. तो मैंने कहा बेटे आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उसको चलाने के लिए बहुत लोग हैं. आप सिर्फ पढ़ो, आप सिर्फ अपना बचपन गुजारो और सुकून से रहो. आपको किसने कहा है? तो जब उसने मुझे बताया तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटे, नाना वो एक्साइटेड हुए होंगे इसलिए उन्होंने कहा होगा. कहती है नहीं उन्होंने मुझे सीरियसली कहा है ये बात. तो वो बच्चों को हम बड़े अजीब से एक्सपीरियंसेस दे रहे होते हैं. और जो स्कूल वाली बात है, हम सब अगर अपनी अपनी कैपेसिटी में कोई सेफ़ प्लेस क्रिएट कर लें, बच्चों को सुन लें, उनसे बात कर लें, उनसे पूछ लें कि बेसिकली उनके साथ मसला क्या है. ज़रूरी नहीं है स्कूल के जो काउंसलर्स हैं असल में वो भी ये करते हैं कि यहाँ बच्चों से बात की और वहाँ पेरेंट को फ़ोन करके बताया आपका बच्चा मेरे पास आया था और उसने ये शेयर किया. नो नीड टू शेयर दैट. समटाइम्स सिर्फ सुनना और सिर्फ उसको बताना कि आई एम विद यू और आपको सपोर्ट है, आप अपना कैथारसिस कर सकते हो. आई थिंक दैट्स इनफ फॉर देम, क्योंकि उनके लिए पॉजिटिविटी स्प्रेड करना इज इम्पोर्टेंट, नथिंग एल्स. थैंक यू जी. द रेनेसेंस इंटरनेशनल स्कूल सिस्टम, इट्स अ स्मॉल स्कूल, बाराको में बनाया हुआ है मैंने. और उसके बनाने के लिए पीछे जो रीज़न थी दैट वाज मेरी अपनी सिस्टर के 3 बच्चे थे जो मेरी सिस्टर बाराको में रहती थी, और उनके पास कोई स्कूल की ऐसी अपॉर्चुनिटी जिस स्कूल में उनके बच्चे जा रहे थे वहाँ पे इन्वायरमेंट वाज नॉट गुड. एंड देन आई गॉट एडमिटेड इन AIOU. मैं EPM कर रही थी, तो तब हमने उस दौरान जब स्टडीज़ पढ़ी तो उसमें बाराको में ख़ुद 400 से 500 स्कूल मौजूद हैं, लेकिन जो स्कूल की क्वालिटी है इट्स नॉट दैट. वो सारे बिजनेस करें, मतलब कि उन्होंने इंस्टीट्यूशंस बनाए में कोई आके आपको 500 फीस दे दे, कोई आके आपको 2000 फीस दे दे. इट्स अप टू देम. बस एडमिशन मिल जाता है. कोई आके कह दे कि मेरे बच्चे को आप फर्स्ट कर दें रिपोर्ट कार्ड पे, तो दे विल राइट इट डाउन, कोई मसला नहीं है. तो एक्चुअली वो शॉप्स खुली हुई हैं. हमारे पास बहुत सारे आसिफ अली जरदारी हैं, बहुत सारे हैं. हाँ, थैंक यू फॉर सेइंग. थैंक यू समन फॉर सेइंग दैट. इट्स नॉट जस्ट वन आसिफ अली जरदारी. जी, माइक लीजिएगा. जी सर. जी सर. हेलो, जी इट वाज अ ग्रेट टॉक, थैंक यू वेरी Thank you, मच. मैं एक सब्जेक्ट कर रहा हूँ जो शायद थोड़ा सा आपने उसको कवर नहीं किया. वो है तो एसी. ये सिनेरियो जो है कि 2 लड़का लड़की मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनके डिफरेंट रिलीजन्स हैं जी, और वो फिर उनका इमोशनल अटैचमेंट होता है. वो चैटिंग करते हैं, होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, एंड दे गेट मैरिड विदाउट बॉदरिंग के हमारे और इनके रिलीजन ठीक है. जी ठीक है. जी ठीक है. जी ठीक है. लेकिन जब क्या काम ठीक रहा कुछ अरसे, इसके बाद उनको कोई बच्चे पैदा होता है ना, बच्चा वो जो फादर है वो जो जा रहा है चर्च में, मदर के जा रही है मस्जिद में, तो वो एक कन्फ्लिक्ट का शिकार होता है. इसका आपने जिक्र इतना शायद नहीं किया. हाँ मैम, द थिंग इज़ कि हम क्योंकि पाकिस्तान की स्टोरीज़ को एनालाइज कर रहे थे, और गो के क्वालिटेटिव रिसर्च में हम जनरलाइजेशन देते भी नहीं हैं और हम जनरलाइज करने के लिए करते भी नहीं हैं. पाकिस्तान के ट्रैवल के दौरान या पाकिस्तान की स्टोरीज़ कलेक्शन के दौरान
हमारे पास ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी, विच कैन बी अ लिमिटेशन ऑफ माई रिसर्च, जिसमें पेरेंट्स दो मुख्तलिफ मज़ाहिब से हैं या दो मुख्तलिफ मसलक से हैं। अगर होती तो हम इसमें ज़रूर आई होती, क्योंकि ये जो सारे के सारे आपके सामने एसीज़ हैं, आई एम नॉट सेइंग कि इन 21 के अलावा कोई नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, जैसे अभी आपने बताया, लेकिन वो इसमें शामिल इसलिए नहीं होंगे कि वो उन स्टोरीज़ के थीमेटिक एनालिसिस में नहीं निकले। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ ठीक है, हाँ आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, एग्जिस्ट करती है, बिल्कुल एग्जिस्ट करती है। जानता हूँ कि दैट एक्चुअली एंडेड इन अ डिवोर्स, क्योंकि इतना वो कॉन्फ्लिक्ट हुआ और बच्चा बहुत ज़्यादा उसका इसी से गुजरा वो। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग। जी मैम। जी, मेरा भी एजुकेशन से तकरीबन 30 इयर्स एक्सपीरियंस रहा है। मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ टीचर्स को ट्रेन नहीं किया जाता, बिल्कुल भी। एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बच्ची थी, यानी मेरे पास वो क्लास 2 में आई थी और क्लास 5 में तक चली गई वो ना, और बच्ची बोलती नहीं थी ना, वो ब्रेक में भी क्लास में बैठी रहती थी, किसी से उसका इंटरेक्शन नहीं था। अच्छा, जाहिर है 30-35 बच्चे होते हैं, मुझे भी इतना नहीं पता चला। तो मैं फिर एक दिन मैं ब्रेक में राउंड ले रही थी, तो मुझे पता चला एक बच्ची बैठी अकेली है। तो मैंने पूछा टीचर से, मैंने कहा ये क्यों बैठी है अकेली, क्यों नहीं ये बाहर जाके खेलती? तो उन्होंने कहा कि मैडम ये तो ऐसी है, ये तो किसी से ना बात करती है, अटेंडेंस भी नहीं है अपनी बोलती, और ये बस बात करो तो ये ऐसे अकड़ जाती है, डर जाती है। मैंने खैर कहा, मैंने बच्ची को अपनी रूम में बुलाया, उसे प्यार किया बहुत। फिर मैंने कहा, उसकी घर मैंने फ़ोन किया, उसकी चची को बुलाया मैंने, चाची के पास रहती थी वो। तो उसने कहा कि इसके पेरेंट्स की डेथ हो गई है एक्सीडेंट में, और ये मौजूद थी गाड़ी में, और दोनों पेरेंट्स की डेथ हो गई जब से ये मैडम ऐसी है। मैंने कहा आपने किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाया, ये क्यों ऐसी है? मैडम ये ठीक नहीं हो सकती। हाँ, ये हम पहले से फैसला कर लेते हैं। मैंने कि ये कहा ठीक क्यों नहीं हो ठीक नहीं, इसके माँ बाप दोनों मर गए हैं, आप यकीन करें। फिर मैंने साइकेट्रिस्ट अरेंज किया, और जब तक मैंने वो मैट्रिक कर गई, वो काफ़ी सोशल हो गई थी। लेकिन वही है ना कि हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग नहीं होती। एक हम लेबल कर देते हैं बच्चों के ऊपर कि ये तो नालायक है, ये तो ऐसे ही है। जिस मॉड्यूल का इन्होंने भी जिक्र किया, उसमें सर को दीजिएगा, मैं उतनी देर में सिर्फ अपनी बात मुकम्मल करती हूँ। जिस मॉड्यूल का इन्होंने जिक्र किया, एक्चुअली इस सारी रिसर्च की, ये रिसर्च का एक हिस्सा है जो मैंने शुरू में कहा था। इसके 3 डिफरेंट हिस्से हैं और मैं 3 डिफरेंट टॉक्स में बता सकूँगी, एक में नहीं बता सकूँ। उसके बाद जो हमने मॉड्यूल डिज़ाइन किया है वो एक्चुअली यही है कि टीचर्स के लिए एक ऐसा टीचर्स ट्रेनिंग मॉड्यूल हो जो सेंसिटाइज भी करे, राइट। चैलेंज ये था मैम, जो मैंने शुरू में एक जुमला कहा था कि टीचर्स भी इसी माशरे में पड़े बड़े हैं, उनके साथ भी अपने ट्रॉमास हैं, उनके अपने इमोशनल बर्डन्स हैं जो वो ले के क्लासरूम में आते हैं, और फिर उसका स्पिल ओवर है क्लासरूम में। तो जो बैड स्कूलिंग के आगे डॉट 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 डला हुआ था ना, वो बहुत सारे मज़ामीन हैं, इसलिए डॉट 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 है कि वहाँ पर घर में बच्चे की पेरेंट्स के साथ एक और तरह की इमोशनल अटैचमेंट है, यहाँ टीचर है जिसके साथ अटैचमेंट है, लेकिन वो सिर्फ उसकी टीचर नहीं है, वो 30-35 बच्चों की टीचर है या 60 बच्चों की टीचर है। तो ये बिल्कुल अलग सिनेरियो है। मकसद यही था इस पूरी रिसर्च का, और है और रहेगा, जिसको मैंने एज अ कॉज उठाया हुआ है, कि टीचर्स को इनेबल किया जाए कि अगर घर में बिल्कुल इलिटरेसी भी है, अगर घर वालों को बिल्कुल कोई नॉलेज भी नहीं है, तो कम से कम टीचर्स को इतना इनेबल किया जाए कि वो आइडेंटिफाई कर लें। अगर वो क्लासरूम में रिजॉल्व हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट, तो बच्चे के साथ पीस पेडागॉजी हम उसको कहते हैं, पीस पेडागॉजी के ज़रिए रिजॉल्व हो जाए, और अगर वहाँ भी नहीं हो सकता तो फिर किसी ना किसी एड काउंसलिंग में या उसमें बच्चे को भेजा जाए। उसका एक और हल होता जी है। जी, माइक। जो मदर्स हैं जो ज़्यादा नहीं पढ़ी लिखी और पेरेंट्स जो ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे, मैं बुलाती हूँ अपने स्कूल में 1-on-1 बुला के। इवन आज मेरी एक मीटिंग थी एक मदर के साथ, वो 8th पढ़ी हुई हैं, और उसके बाद उन्होंने उनकी डिवोर्स हो गई है, 2 बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, एंड शी इज़ हार्डली 17 years old।
तो वो मदर आज मेरे पास आई तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं सुबह चली जाती हूँ काम करने के लिए और मैं 5 बजे वापस आती हूँ। मैंने कहा ठीक है, वेल इनफ, आप चली जाती हैं, ये यहाँ से 12:30 जाते हैं, आप 12 बजे घर से जाती हैं, आपने चले जाना है, सिर्फ नानों को पीछे कहना है कि ये सो जाए, जब आप आएँ ये उस वक्त जागेगा, आपने इसके साथ हर रोज़ सिर्फ 20 मिनट के लिए बैठना है, और 20 मिनट जो हम यहाँ से काम भेजेंगे, अगर आपको वो नहीं समझ आता, यू कैन कॉल मी एनी टाइम, आई विल टेल यू, मैं आपको वॉइस नोट भेजूंगी, मैं आपको वीडियो भेजूंगी। तो थोड़ा सा अगर हम सपोर्ट सिस्टम उनके लिए बना लें तो आई गेस वो आप इसलिए कर पा रहे हो समन दैट यू नो, जो मैडम बात कर रही थी, टीचर्स देमसेल्व्स डोंट नो, ठीक है, हाँ हाँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन डजंट नो, जो आफाक कह रहे थे हमें कि आप कैसे कैसे बात करेंगे। फिर जो मैंने पहला कोहोर्ट किया उसमें मैंने, सॉरी सर, जो मैंने पहला कोहोर्ट किया उसमें हमने 10 टीचर्स, 10 टीचर एजुकेटर्स और 10 स्कूल हेड्स लिए, कि ये एक लेवल पे हल होने वाला मसला भी नहीं है, क्योंकि जो टीचर एजुकेटर है वो भी पढ़ी लिखी वही वाली स्ट्रैटेजीज और वही वाली मेथडोलॉजीज बारहा पढ़ाया जा रहा है, वो ये नहीं बता रहा कि इन चीज़ों को कैसे डील करना है। जी सर। All has been said in favor of individual efforts at a very low level and a concerted effort at a very of low intensity. ठीक है। मेरा अपना ये ख्याल है कि we should always try to resolve and look at the big picture. जी सर। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ जी सर कि मुल्क की इकानमी को बड़े रंग बिरंगे तरीक़ों से चलाया जा रहा है, लेकिन 2 मॉडल सामने आए, एक चाइना का, एक मलेशिया का, उन्होंने अपने मसले कैसे हल किए, वी आर नॉट फॉलोइंग दैट। एजुकेशन में भी यही है। मैं डेनमार्क रहा हूँ, मेरे बच्चे वहाँ गए, पता किया कि स्कूल का कोई काम मिलता है, उन्होंने कहा नहीं, ये until 6 years of age ये सिर्फ खेलने के लिए है, वो आएंगे, वुड वर्क करेंगे, गाड़ियाँ चलाएंगे, खेल के चले जाएंगे। मैंने कहा होमवर्क, कहते होमवर्क इतने बच्चे को किस किस्म का होमवर्क देना, दिस इज इनिमिकल टू देयर डेवलपमेंट। कहने का मतलब ये है कि टोटल पिक्चर, नेशनल विजन अगर ना बदले तो ये जो इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं दे पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस। थैंक यू फॉर सेइंग दैट। मेरा अपना ये, मैं जी बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब ये नहीं जी है कि दिया ना जलाया जाए, लेकिन दिए जलाने से रात दिन में नहीं बदलती। मैं इसको रिस्पॉन्ड करना चाहती हूँ। पिछले 20 साल से मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साथ हूँ। जिस दिन मैंने इंटरव्यू दिया था अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में, उस वक्त मैं इंग्लैंड में एनरोल्ड थी एक डिग्री में, तो मुझे वाइस चांसलर ने कहा कि वाई AIOU, तुम इंग्लैंड में डिग्री कर रही हो, तुम्हें तो कोई भी ले लेगा हंस के। एंड माई आंसर वॉज दैट द पॉपुलेशन attached to AIOU is the population that we need to work with, और वो बहुत बड़ी है। मुझे क्रिटिकल थिंकिंग का कोर्स करके भी तसल्ली ये हुई कि हर सेमेस्टर में 25,000 लोग वो कोर्स पढ़ रहे हैं, जो मैं किसी और इदारे में नहीं पढ़ा सकती थी। तो मैं इस नीयत के साथ और ख़ालिस नीयत के साथ मैं ओपन यूनिवर्सिटी से या मैं पंजाब के डायरेक्टरेट ऑफ टीचर्स एजुकेशन से या उनसे इसलिए जुड़ी रहती हूँ कि बिल्कुल जो आपने बात की, समन अपने इलाके में एक स्कूल में ये काम कर पाएंगी। बहुत ज़रूरी है कि हम जैसे लोग बड़ी जल्दी पब्लिक सेक्टर को छोड़ के प्राइवेट में ना चले जाया करें, क्योंकि वो चले जाते हैं और फिर वही इदारे होते हैं। हम जैसे लोग पब्लिक सेक्टर में रह के काम किया करें, तो आप वाली बात होगी कि फिर वो एक लार्जर लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं हिट करते रहेंगे और कहीं ना कहीं चेंज आते रहेंगे। थैंक यू। हैं, बिल्कुल हैं जी सर। Ma'am, it was a wonderful presentation and the factors that you have highlighted लगता है कि they are really based on some very authentic research. I've been a trainer, especially I worked in the area of ECE. जैसे कि आपने फैक्टर्स बताए, कुछ ऐसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जो हमारे ख़ानदानी माहौल के अंदर हैं, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हमारे समाज के कुछ मसाइल हैं जो बच्चे की शख्सियत को बुरी तरह से मुतासर करते हैं। बट आई डू थिंक दैट हमारा जो तालीमी माहौल है वो भी कम नहीं है बच्चे की शख्सियत को तबाह करने में। मेरी जो लिमिटेड स्टडी है,
पूरी दुनिया के माहिरीन तालीम, पूरी दुनिया के अक्रॉस फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट, मुसलमान हैं, नॉन मुस्लिम हैं, ईसाई हैं, यहूदी हैं, लिबरल्स हैं, वट एवर जो भी, दे डू बिलीव के जो अर्ली एजुकेशन है जी, ये बच्चे की मादरी ज़ुबान में होनी चाहिए जी, ठीक। एंड व्हाट वी आर डूइंग इज, जी बिल्कुल, हम जैसे घर में माँ बाप इम्पोज करते हैं ना बच्चे के ऊपर अपनी विल, यहाँ पे हमारा जो तालीमी निज़ाम है ये भी ज़बरदस्त तरीके से इम्पोज कर रहा है बच्चे के दिमाग के ऊपर। ये जो हथौड़ा हम मारते हैं, मतलब इतने ज़्यादा मसाइल में हमारा बच्चा जो है उलझा हुआ है, इसके बाद हम इतना बड़ा जुल्म उसके साथ करते हैं कि एक फ़ॉरेन लैंग्वेज, एक नहीं तीन फ़ॉरेन लैंग्वेजेस, एक जगह हम कारी साहब उसे अरबी पढ़ा रहे हैं, वो भी फ़ॉरेन लैंग्वेज है, इधर स्कूलों के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, एक फ़ॉरेन लैंग्वेज, बिल्कुल ठीक, पंजाबी अलग से पढ़ाई जा रही है, सिंध में सिंधी अलग से पढ़ाई जा रही है, मतलब ये शऊर कब आएगा? ये जो लैंग्वेजेस है या लैंग्वेज है, ये पहली कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, लफ्ज़ सीखना, एक्सप्रेशन सीखना, और बिल्कुल ट्रूली स्पीकिंग उसके आसपास सब लोग पंजाबी बोल रहे हैं और माँ कह रही है ओपन नहीं करना बेटा, इसको ओपन नहीं करना, ओ भाई नहीं खोलना कह दो, राइट? ये वो इशू है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। और वो कहती है, जब मैं उस माँ को कहती हूँ तो वो कहती है टीचर ने कहा था कि इसके साथ घर में इंग्लिश बोला करो, ठीक है? अब वो हाँ खाना फिनिश करो, नहीं बेटा खाना फिनिश करो, बड़ा अच्छा सच गप आया करता था याद है, वो याद आ गया कि नहीं बेटा पॉकेट में नहीं डालने रसगुल्ले, अच्छा। तो वो हालत है हमारी। थैंक यू फॉर पॉइंटिंग दैट आउट। लफ्ज़ ही भूल गया मुझे, अच्छा। एनीवे ये जो एक हेजेमनी है और एक ये जो इन्फ्लुएंस है ना हमारे ऊपर, colonialism, thank you, colonialism, we are still right? colonized. जो पहले 3 एलिमेंट्स, हाँ जो पहले 3 एलिमेंट्स हमने निकाले वो है colonialism, dictatorship, right, and the current imperialism। हम अपने हाँ पावर स्ट्रक्चर्स में फंसे हुए हैं और फिर हम इन बड़े कैनवस के ऊपर भी पावर स्ट्रक्चर्स में फंसे हुए, बिल्कुल फंसे हुए। और हर दूसरे घराने में, मैं दूसरा घराना इसलिए कहती हूँ कि पहले को मैं माफ़ कर देती हूँ, तो मैं दूसरा घराना कहती हूँ। गो के समन ने मुझे करेक्ट भी किया कि मैडम हर दूसरा नहीं हर घराना। एनीवे चलो इतना मार्जिन देते हैं। हर दूसरे घराने में दे आर प्रिपेयरिंग देयर चिल्ड्रन टू गो अब्रॉड, दे नॉट प्रिपेयरिंग देयर चिल्ड्रन टू स्टे इन पाकिस्तान एंड वर्क। ठीक है, मैं या मेरे जैसे लोग तो पागल हैं, जो जाते हैं 1 डिग्री करते हैं वापस आ जाते हैं, फिर जाते हैं 2री डिग्री करते हैं वापस आ जाते हैं। हाँ, वो तो कहते हैं कि हम इंग्लिश ही सिखाना लाजिम है, इसलिए कि हमने बच्चा यहाँ थोड़ी रखना है, बच्चे को तो बाहर भेजना है। तो ये बहुत बड़ा डायलेमा है। और कॉग्निशन स्टेज पे, उन अर्ली स्टेजेस में, जब अभी उसने अपने इमोशंस को एक्सप्रेशन देना है वर्ड्स के साथ, आपने 3 लैंग्वेजेस में उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया है। उसको समझ ही नहीं आ रही कि मैं दादी के साथ जो इमोशन एक्सपीरियंस करता हूँ ना, उसका एक्सप्रेशन, और मैं टीचर के साथ या अपने दोस्त के साथ जो इमोशन एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं दोस्त के साथ स्कूल में वो बात ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझे कहा जाएगा तुम पंजाबी बोल रहे हो। ये कैसे हो सकता है? और दोस्त की अम्मा भी कल आ जाएगी कि ये एक बच्चा है जो मेरे बच्चे के साथ पंजाबी बोलता है। सो थैंक यू, यस, that is a big issue। मैम सर जी, आई एम सॉरी जी, एक टीचर ने क्वेश्चन दिया पेपर में कि राइट योर ड्रीम, सही है? तो बच्चे ने लिखा कि मैं ड्रीम जो है, मेरा ड्रीम पंजाबी में है, हाउ कैन आई राइट दिस ड्रीम इन इंग्लिश? मतलब ये हमें रियलाइज करना चाहिए। इसका मतलब कोई लिबरलिज्म, सेकुलरिज्म या इस्लाम के साथ नहीं है, इसका तल्लक एजुकेशन के साथ है, एजुकेशन साइकोलॉजी के साथ है। हाँ, कि भाई मादरी ज़बान में पढ़ाएं, आप बच्चों को तालीम दें, और अगर जब तक ऐसा नहीं होगा हम तरक्की नहीं कर सकते। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच जी। इवन मैडम वो देखें, वो टीचर है, वो कह रहा है माइक के बगैर नहीं बोल। मैडम माइक का इंतजार करें। जी सर। It was a wonderful session. Thank you, sir. We came in the middle of it.
थैंक यू सर। वी मिस्ड बट वो जो मैं देख रहा था निगलेक्ट का, तो हाँ जस्ट जी। आई एम शेयरिंग माय पर्सनल ऑब्जर्वेशन। श्योर। तो वी वर 5 ब्रदर्स एंड 2 बड़े थे 2 छोटे थे। आई वाज इन द आप मिडिल। बीच में थे? मैं बीच में था। आप तो वाला वो बीच। जो निगलेक्ट का था, दो दैट वाज नॉट इंटेंडेड, ठीक है, लेकिन ठीक है। लार्जर फैमिली स्ट्रक्चर में चीज़ें होती हैं। ठीक है। तो लेकिन वैसे ओवरऑल आई हैव एक्सपीरियंस दैट एंड ग्रोन अप। बाकी फैमिली में भी इर्द गिर्द मैंने देखा है, द निगलेक्टेड वन जो है, जो चाइल्ड होता है, वो जिंदगी में आगे निकल जाता है बाकियों में से। दिस इज जस्ट माय ऑब्जर्वेशन। ठीक है, बिल्कुल ठीक। आई मे बी आप रॉन्ग। एल्फ्रेड एडलर को पढ़ें, वो ऑर्डर ऑफ बर्थ के साथ पर्सनैलिटी के ट्रेट्स को बड़ी तफसील से बयान करता है। और जब आपने भी कहा था, तो अमेजिंगली जो मिडिल चाइल्ड है उनकी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं। ठीक है, रिजिलियंस बहुत है, और वो बिल्कुल ट्रू है आपकी बात। द पॉइंट इज़ कि वो जिस निगलेक्ट का हमने जिक्र किया, वो बात जुड़ गई मिडिल चाइल्ड के साथ। वो जो निगलेक्ट है ना, एक्चुअली दैट इज़ नॉट नेसेसरली विद द मिडिल चाइल्ड। और जो स्टोरीज हमारे पास हैं वो मिडिल चाइल्ड की भी नहीं हैं, वो जनरली स्टोरी है निगलेक्ट की। उसकी बेसिक एग्जांपल हम आजकल ले लेते हैं। आप बच्चे को मोबाइल दे के कर क्या रहे हैं? निगलेक्ट कर रहे हैं। वो वक्त जो आपने या किसी और ने उसके साथ गुजारना था, वो छोड़ने के लिए, उस जगह को अलग करने के लिए, अपने आप को उस जगह से अलग करने के लिए आपने उसको ऑल्टरनेट एक गैजेट दिया हुआ है। दैट ऑल्सो इज़ अ फॉर्म ऑफ निगलेक्ट, राइट? तो वो निगलेक्ट का जो फिनोमिना है ना, वो बिल्कुल बहुत सारी शक्लों में सामने आता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ख़त्म कर? अच्छा सर। जी सर। हाँ, ठीक। उसमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिफरेंट डेवलप होते हैं, हाँ, लेकिन डिपेंड करता है। जी मैम। जी मैम। मैम, सबसे पहले तो आई थिंक ये जो आज की स्पेस थी ना, वो और जो सब इंटरेक्शन हो रही है, इट्स नॉट द नॉलेज दैट यू ट्रांसफर्ड, इज द एम्पैथी। आई थिंक हम उस लेवल पे इस वक्त वाइब्रेशन पे हैं सारे, और वी कैन फील इट। आई थिंक और मॉड्यूल्स भी जो आपके हैं वो होने चाहिए। और इसमें 2-3 चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रिलेट कर पा रही हूँ। सो क्विकली, एक तो टीचर्स की बात हुई। जैसे एवरी थर्सडे आई वॉलंटियर एट SOS। बाय द वे, आई एम अ थेरेपिस्ट एंड अ काउंसलर। तो मैं SOS जाके एवरी थर्सडे बच्चों की काउंसलिंग जैसे करते हैं, जो भी उनके बच्चों के प्रॉब्लम्स होते हैं। सबसे पहले ये होता है कि हम जाते हैं तो एक लिस्ट तैयार होती है कि ये हैं बच्चे जो तंग कर रहे हैं, यू नो। और फॉर एग्जाम्पल, एक बच्ची मेरे पास आई, उसको भेजा गया कि ये अच्छी खासी थी, बिल्कुल ठीक थी, अचानक इसे 1 साल में कुछ हुआ है कि ये आगे से जवाब देने लगी है। नहीं देखा कि क्या उसके पीछे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। कहने का मकसद ये कि हम अपने अपने सर्कल में, हमें किसी पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अपने मोहल्ले में, अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग में, नीचे पार्क में जा रहे हैं, बच्चे हैं, उनको अपने तौर पे, अपने तई आप एक सेफ स्पेस प्रोवाइड कर देना। कुछ भी ना करें तो आज से जब बच्चा नजर आए, चाहे वो आपकी गाड़ी की खिड़की पे नॉक करके भीख मांग रहा हो, बिल्कुल स्माइल करते। बिल्कुल। आपको पता है, अभी वो बच्ची चली गई, मैंने उसको ऐसे देखा, मैंने स्माइल किया, मैं और वो चली गई, बस इतना सा। यस, दैट्स ऑल अ चाइल्ड नीड्स। और जब आप उसके साथ, मैं पहली दफ़ा नहीं, सॉरी, जब मैं US से वापस आई तो मैं ड्राइव कर रही थी और एक बच्चे ने सड़क क्रॉस करनी थी, मैं रुक गई। तो पहले तो उसके लिए ये हैरत का मकाम था कि गाड़ी रुक गई, राइट? फिर ना वो मुझे ऐसे देखता हुआ जा रहा था, लिटरली साथ साथ गाड़ी में क्रॉस भी कर रहा है सड़क और मुझे ऐसे देख रहा है। तो मैंने स्माइल कर दिया तो वो रुक ही गया कि ये मुझे जानती है, ये मुझे क्यों स्माइल कर रही है, मतलब उसके चेहरे पे सवाल था। तो फिर मैंने उसको वेव किया, मैं कहा जाओ। तो उसके लिए तीनों बातें शॉकिंग थी। द पॉइंट इज, थैंक यू फॉर सेइंग दैट। हम जहाँ रहते हैं, हम जहाँ होते हैं, बच्चों ने हमसे ये एक्सपेक्ट करना भी बंद कर दिया है कि कोई हमें देख के मुस्कुराएगा और वेव करेगा।
हम जितने रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, ये मेरे 3-4 दोस्त बैठे हैं, बड़े तंग हैं मेरे से क्योंकि मैं बहुत जाती हूँ, तो हम जितने रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं उस रेस्टोरेंट में जहाँ बच्चा बैठा होगा मैंने उसको वेव करना है। और मेरा वो वेव करना ये है कि बच्चे को यकीन हो कि मेरे आसपास के लोग मेरे दोस्त हैं, मैं सेफ हूँ, मैं सेफ हूँ। माई मदर, लास्ट थिंग एंड देन वी क्लोज, मेरी ज़िंदगी का पहला वाक़या जो मुझे पूरी तरह याद है वो ये है कि मैं भाई के साथ गई थी, गली की नुक्कड़ से कोई चीज़ लेनी थी भाई ने, तो मैं क्योंकि छोटी थी, जो जा रहा होता था मैं उसके साथ साथ जाती थी, तो मुझे ले जाते थे, लाड भी करते थे। मैं भाई के साथ गई थी एंड देयर वाज अ पर्सन हु वाज स्टेयरिंग एट मी एंड गिविंग सम वेरी डर्टी जेस्चर्स, और मैं अपने भाई के साथ खड़ी हुई थी और मैं डरी सहमी खड़ी हुई थी, और मैं घर आई और मैं रोने लग गई और मैंने अम्मी को बताया। तो द वेरी फर्स्ट लेसन दैट माई मदर गेव टू मी वॉज, तुमने वहाँ क्यों नहीं बोला कि ही वॉज डूइंग दिस? बेटा वहाँ सिर्फ एक बुरा आदमी था, बाकी सब अच्छे लोग थे। अगर तुम, वो उस दुकानदार का नाम मुझे आज तक याद है क्योंकि उसकी दुकान का नाम भी उसके नाम पे था, अगर तुम जुबैर अंकल को भी बता देती तो भी वो उस बंदे को पूछ लेते क्योंकि वो एक बुरा आदमी था। और हमेशा याद रखना कि जब भी कोई तुम्हें तंग करे या जब भी कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो ऊंची आवाज़ में बताना कि मेरे साथ ये हो रहा है। दैट वॉज द लेसन फॉर द होल लाइफ फॉर मी। अच्छा, खामोश नहीं रहना, मेरा कोई कसूर नहीं है अगर मेरे साथ गलती हो रही है तो मैंने झींपना भी नहीं है और मैंने डरना भी नहीं है और मैंने ऊंची आवाज़ में बताना है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है और ये शख्स मेरे साथ गलत कर रहा है। तो ये वाला कॉन्फिडेंस बच्चों को देना बड़ा ज़रूरी है। आप पेरेंट हैं, आप टीचर हैं, आप बड़े भाई हैं, आप अंकल हैं, आप अप्पू के दोस्त हैं, तो भी ये वाला कॉन्फिडेंस देना बड़ा ज़रूरी है कि बच्चे हम हैं और हम तुम्हारे लिए सेफ, हेल्दी एंड हैप्पी एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।